अध्याय 16। वेई हो का क्रोध। मध्य। गवर्नर के निवास में आग अभी भी जल रही थी और वे फिलहाल वहां नहीं रुक सकते थे। घायलों को पहले ही शहर के पूर्व में लू काओ यामिन में व्यवस्थित किया जा चुका था। सैनिकों ने वेई शाओ की सीढ़ियों को रोशन करने के लिए मशालें जलाईं। गवर्नर के निवास के पीछे अभी भी एक टिमटिमाती आग थी। सड़क का पूरा हिस्सा काला था। दोनों तरफ के घरों की खिड़कियां कसकर बंद थी, मानो शहर में कोई न हो। जब वे एक घर के सामने से गुजरे तो अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वे रोना खत्म भी कर पाते, वे तुरंत चुप हो गए। शायद घर के बड़े लोग उन्हें अपना मुंह ढकने के लिए मजबूर कर रहे थे या उन्हें कंबल में बंद कर दिया गया था। घर का द्वार, शिया के कर्मचारियों के प्रमुख, दूतों के प्रमुख और सभी आकारों के दर्जनों अधीनस्थों को अब कमरे के सामने समूह में इकट्ठा किया गया था। एक सैनिक ने जोर से चिल्लाया, सैन्य अधिकारी आ गया है, और एक सैन्य सलामी के साथ सलाम किया। वे सभी प्रवेश द्वार पर कदमों को देखने के लिए अपने सिर को घुमाया। कवच में एक आदमी जल्दी से आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर रक्त, राजसी और थोपने में शामिल था। वह अभी भी लगभग 20 था। वे जानते थे कि वह व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं था। एओ ने भी शिया के इन अधीनस्थों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। वह अंदर गया, अपने कवच को उतार दिया, उसके चेहरे से काले खून को पोंछ दिया और घेराबंदी के दौरान घायल जनरलों और सैनिकों का दौरा करने के लिए गया। आज रात यह घेराबंदी बहुत भयंकर थी। शी के सभी 20,000 रक्षकों का सफाया हो गया, लेकिन वेई शाओ के पक्ष को भी बहुत नुकसान हुआ। चाहे वह मृत हो या घायल, हर जगह पड़े थे। बीच में खड़े दर्जनों डॉक्टर जल्दी जल्दी बीमारों का इलाज कर रहे थे। उनके हाथ भरे हुए थे। यह देखकर कि राजकुमारी अपनी जीत का जश्न नहीं मना रही थी, बल्कि अभी अभी गढ़ लेकर बीमारों से मिलने आई थी। सैनिक और भी अधिक आभारी थे। जनरलों और सैनिकों से मिलने के बाद वेई शाओ अकेले वेई लियांग से मिलने गए। इस घेराबंदी के दौरान अपनी शर्म के कारण वेई लियांग ने और भी अधिक संघर्ष किया। गलती से कुछ रॉकेटों की चपेट में आ गया। सौभाग्य से यह कोई खतरनाक जगह नहीं थी। डॉक्टरों ने उसका इलाज कर दिया था। अब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था। वी शाओ को आते देख वी लियांग ने उठने और जमीन से उतरने के लिए संघर्ष किया। वी शाओ के पास उसे पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आग से जहर खाए हुए व्यक्ति को बहुत दर्द हो रहा था। वी लियांग का चेहरा पीले कागज के टुकड़े से अलग नहीं था, लेकिन जब उसने बात की तो वह अभी भी काफी खुश था, बहुत ऊर्जावान दिख रहा था। वी शाओ ने उससे उस दिन क्यूजी पर हुए हमले के बारे में विस्तार से पूछा। वी लियांग ने उसे पूरी कहानी बताई और अंत में उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, वह घृणित गद्दार चेन रुई, जो इतनी योजनाओं से भरा हुआ है, उस पल का फायदा उठाता है जब उसके अधीनस्थ महिला सेना को चुराने के लिए चौकन्ने थे। क्या कमीना है! यदि मैं अपने अधीनस्थों को उसे ढूंढने दूं, तो मुझे अपने दिल में बैठी नफरत को दूर करने के लिए उसे 8 टुकड़ों में काटना पड़ेगा। वेई शाओ ने पूछा, आपने कहा पहले महिला सम्राट को डाकघर में लूट लिया गया, फिर एक राहगीर ने आपको सूचित किया कि वह चेन रुई के हाथों में पड़ गई। क्या आप उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जानते हैं जिसने यह रिपोर्ट की है? वेई लियांग ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। इस अधीनस्थ को पता नहीं है। शायद मैंने इसे संयोगवश देखा और इसकी सूचना देने आया हूँ। जब वेई शाओ गहरी सोच में डूबा हुआ था, तो पहले से मौजूद प्रशिक्षक ने रिपोर्ट करने के लिए दौड़ लगाई। कहा कि सैनिकों ने जीमेन सिटी के बाहर कुछ मील की दूरी पर चेन रुई को खोज लिया है। उसका घोड़ा उस आदमी ने चुरा लिया है और वह यूपिंग की ओर जा रहा था
और हर कोई अपनी पूरी ताकत से उसकी तलाश कर रहा था। वेई लियांग गुस्से में था और उठकर बैठ गया। पीछे मुड़कर बिस्तर से बाहर निकलने का इरादा कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने घाव को छुआ तो उसका चेहरा दर्द से भर गया। वेई शाओ अभी भी सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरे की चमक थी। उन्होंने वेई लियांग के कंधे को दबाया, उसे निश्चिंत रहने और स्वस्थ होने के लिए कहा, फिर सैन्य चिकित्सक को आदेश दिया कि वह उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे, कोई गलती न करे। तभी वेई शाओ खड़ा हुआ और चला गया, मुड़ा और अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ गया। चेन रुई ने गवर्नर की हवेली के शौचालय की दीवार को कूद दिया, अराजकता का फायदा उठाकर भागने और पश्चिमी द्वार से बाहर भागने के लिए। अपने पीछे मशालों को देखा, वेई शाओ के सैनिकों की छाया भी वहां टिमटिमा रही थी। वह जानता था कि वे उसे ढूंढ रहे हैं, एक कुत्ते की तरह घबरा गया जिसने अपना मालिक खो दिया हो। भागते समय चेन रुई ने जंगल से एक कांटेदार झाड़ी उगते हुए देखा। वह कांटों से नहीं डरता था, बस अंदर भाग गया और छिप गया। अप्रत्याशित रूप से उसके जीवन में दुर्भाग्य आया। वह सेब की झाड़ी में छिपे जंगली बिल्लियों के एक घोंसले से टकरा गया। बिल्लियां बहुत शोर मचाते हुए इधर उधर भाग रही थी। इस वजह से वह अपने सैनिकों को यहाँ ले आया। उसने झाड़ी में छुरा घोंपा। पहले तो चेन रुई इसे सहन कर सका, लेकिन फिर उनमें से एक ने भाले से उसके नितंब पर वार किया। ओह की आवाज के साथ वह अचानक बाहर कूद गया, उस व्यक्ति को पीटा, फिर अपने युद्ध के घोड़े को पकड़ा और पश्चिम की ओर भाग गया। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, और उसके पीछे पीछा करने वाले धीरे धीरे पीछे छूट गए। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसके नीचे के लोग फिर से भारी सांस लेने लगे और उनके कदम धीमे हो गए, शायद इसलिए कि वे थक गए थे। ट्रान थ्यू को चिंता थी कि अगर घोड़ा भागकर मर गया तो उसके पास बचने के लिए पैर नहीं होंगे। इसके अलावा वह बहुत थका हुआ भी था, इसलिए उसने घोड़े को कहीं रोक दिया और सांस लेने के लिए हांफने लगा। किसने सोचा होगा कि 2 सांस लेने से पहले ही कोई उसे पीछे से पीछा करता हुआ दिखाई देगा। आज रात चांद चमक रहा था और तारे कम थे और जगह खाली थी, इसलिए वह देख सकता था कि इस समूह में कम से कम 1 दर्जन लोग थे। चेन रुई एक पल के लिए ठोस पसीने में सवार हो गया। मृत्यु से भी बदतर। वह अब वापस नहीं लेता था और जल्दी से रेंगता था। छिपने के बाद चेन रुई ने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए एक चट्टान का इस्तेमाल किया। भूत एक क्षण में उस घोड़े के पास पहुंच गया। खाली घोड़े की पीठ को देखते हुए, ट्रान थुए का कोई निशान न देखकर, उसने अपने सैनिकों को इधर उधर खोजने का आदेश दिया, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मिल पाया। उस सुनसान कब्र को याद करते हुए उसने अपने सैनिकों को फिर से खोजने का आदेश दिया। प्रत्येक व्यक्ति ने लौटकर रिपोर्ट की कि उन्होंने हर जगह खोज की थी, लेकिन ट्रान थुए को नहीं पा सके। ngू थियू ने एक पल के लिए सोचा, गढ़ को देखा, उन सैनिकों के बारे में सोचा जो कई दिनों से मार्च कर रहे थे। आधी रात को गढ़ पर हमला करते करते बहुत थक गए थे। नए कब्जे वाले शी के पास हजारों काम थे, और हालांकि गोंगसुन यांग उन्हें संभालने में मदद कर रहा था, लेकिन उसके लिए लंबे समय तक बाहर रहना असुविधाजनक था। वह एक पल के लिए झिझका और आखिरकार शहर लौटने का आदेश देने से पहले अंतहीन कब्रिस्तान पर नजर डाली। चेन रुई एक अंधेरी कब्र में छिप गया, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने हाथ या उंगलियां नहीं देख सका। वह थोड़ा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सका और केवल बाहर की हलचल सुन सकता था। पहले तो ऐसा लगा कि कोई पच्चन गुजर रहा है। सौभाग्य से दूसरे पक्ष ने अंदर की असामान्य छाया को नहीं देखा। थोड़ी देर बाद बाहर धीरे धीरे शांति छा गई।
चेन रुई ने अनुमान लगाया कि वेई शाओ का समूह चला गया है और आखिरकार राहत की सांस ली। केवल अब उसे अंदर सल्फर की गंध महसूस हुई। उसने 2 शब्द बुदबुदाए, बदकिस्मत। जब उसने पत्थर को बाहर धकेला तो उसके पीछे उसकी शर्ट के कोने को किसी ने पकड़ रखा था और वह मुक्त नहीं हो सका। चेन रुई की आंखों के सामने अचानक एक नाराज भूत जैसी आकृति चमक उठी। यद्यपि वह आमतौर पर लोगों को एक लता की तरह मारता था और भूतों या देवताओं से नहीं डरता था, लेकिन इस समय आधी रात में उसने शरीर का एक हिस्सा हिलाया। चारों ओर घुप्प अंधेरा था, यहाँ तक कि उसके हाथ या उंगलियां भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी शर्ट का पिछला हिस्सा अभी भी किसी चीज से जकड़ा हुआ था। अचानक आसमान से एक उदास हवा चली। प्रत्येक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पीछे से गुजरी। चाहे ट्रान थ्यू आम तौर पर कितना भी बहादुर क्यों न हो, इस समय उसके बाल खड़े हो गए। वह जमीन पर स्थिर पड़ा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आंखें बंद थीं, लगातार मंत्रोच्चार कर रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि उसके पीछे कुछ भी अजीब नहीं था। उसने आखिरकार हिम्मत करके अपने पीछे हाथ बढ़ाया। पता चला कि उसकी शर्ट का कोना सिर्फ एक जंगली सेब की शाखा में फंसा हुआ था। उसने जोर से खींचा और वह आजाद हो गई। उसने कब्र से बाहर निकलने के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया। जमीन पर बैठकर हाँफने लगा और खुद के शांत होने का इंतजार करने लगा, लेकिन यहाँ बहुत देर तक रुकने की हिम्मत नहीं हुई। ट्रान थ्यू रेंग कर ऊपर आया और इधर उधर देखने लगा। पूरा इलाका धुंधला था। उसने आखिरकार मुश्किल से दिशा निर्धारित की। जल्दी से तिन्ह चौक की ओर भागा। वेई शाओ चौथे पहर के बाद शहर लौट आया। इससे पहले ट्रान बैंग ने 10 से ज्यादा वाटर ड्रैगन स्टैंड आरक्षित किए थे। 2 सैनिकों ने आग बुझाने के लिए पानी के ड्रैगन का इस्तेमाल किया और अंततः आग धीरे धीरे बुझ गई। हालांकि गवर्नर के महल का आधे से ज्यादा हिस्सा जलकर खाक हो गया था, लेकिन आग अभी तक चावल के गोदाम तक नहीं फैली थी। लेकिन सिर्फ कुछ 100 बोरी अनाज बचा था। बाकी सब सुरक्षित और स्वस्थ थे और आग पड़ोसी घरों तक नहीं फैली। 2 एक लंबा लकड़ी का स्टैंड, जिसके ऊपर पानी की टंकी होती है या पानी ऊपर लाया जाता है, अक्सर आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गोंगसुन यांग अभी भी आग के बाद की स्थिति से निपट रहा था जब उसने वेई शाओ को आते देखा, इसलिए उसने जल्दी से उसका स्वागत किया और स्थिति की सूचना दी। वह एक दिन और एक रात से सोया नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी हमेशा की तरह साफ थी। कोई यह भी कह सकता है कि वह उत्साहित था। सब कुछ बताने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मेरे स्वामी, आज हमने सफलतापूर्वक शी यी को पकड़ लिया, गेट पर कब्जा कर लिया और जिन्यांग को पकड़ना हमारी पहुंच के भीतर है। वेई शाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सर ने पूरी रात कड़ी मेहनत की है, अब सुबह हो चुकी है। अगर कुछ हो तो अपने अधीनस्थों से कह दीजिए, सर पहले आराम करें। गोंगसुन यांग ने जवाब दिया। कुछ देर सोचा और कहा, गवर्नर की हवेली में आग ठीक समय पर लगी थी। यह कहा जा सकता है कि इसने इस घेराबंदी में योगदान दिया। केवल आग थोड़ी अजीब तरह से जलती है। अभी अभी मैं सैन्य चिकित्सक का पीछा करते हुए महिला सैनिक से मिलने गया था और निश्चित रूप से भागने के क्रम में महिला सैनिक ने आग लगा ली। उन्होंने घटना को फिर से सुनाया और अंत में प्रशंसा करते हुए कहा, यह विश्वास करना कठिन है कि इतनी नाजुक दिखने वाली महिला सैनिक दर्द को सहन कर सकती है और खुद पर हमला कर सकती है और आग की बदौलत बच सकती है। यह कहा जा सकता है कि वह खतरे का सामना करने में शांत थी और उसका दिल गणना करने वाला था। मैंने देखा कि उसकी दोनों कलाइयां आग से जल गई थी और उन पर छोटे बड़े छाले पड़ गए थे। घावों को देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। जब सैन्य डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो उसने कोई शिकायत नहीं की।
बल्कि मुझे यह कहकर आश्वस्त भी किया कि वह ठीक है। इसने वास्तव में मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। हालांकि ट्रान थ्यू एक पुरुष जनरल 3 था, लेकिन वह बहुत सक्षम भी था। उस समय टियो कियो को उसने मुर्गे की तरह पकड़ लिया था, बिस्तर से कसकर बांध दिया था। उसके लौटने का इंतजार करने के बाद उसने सोचा कि कैसे वेई थियू ने शहर पर कब्जा कर लिया था। दोनों पक्ष लड़ रहे थे। अराजकता में कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंत में कौन सा पक्ष जीतता है। अगर वह यहाँ बंद लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड की तरह थी तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर की चिंता के बाद उसे याद आया कि कमरे में अभी भी 2 लाल मोमबत्तियां जल रही हैं। वह बिस्तर से उठी और मोमबत्ती की रोशनी की ओर कूद पड़ी। टियो कियो ने अपनी आस्तीन को अपनी पीठ के पीछे उठाया, मोमबत्ती की ओर हाथ बढ़ाया, दर्द को सहन किया क्योंकि आग उसके हाथ को जला रही थी। आखिरकार उसके हाथ की रस्सी टूट गई। उसकी सफेद कलाई जल गई थी और उसमें छाले पड़ गए थे। दर्द इतना अधिक था कि ठंडा पसीना निकलता रहा। उसकी दृष्टि काली पड़ गई, वह लगभग बेहोश हो गई। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने अपने पैरों की रस्सी खोली, कमरे में लगी मच्छरदानी में आग लगाई और चाय में भीगे तौलिए से नाक को ढक लिया। उसने खुद को एक सूती कंबल में लपेटा और दरवाजे के पीछे छिप गई। जब आग और भी बड़ी हो गई तो दरवाजे के बाहर खड़ी बूढ़ी नानी को एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। घने काले धुएं के कारण बूढ़ी नानी अंदर साफ नहीं देख पा रही थी। वे घबरा गईं और मदद के लिए पुकारने के लिए भागी। फिर उसने मौका पाकर भागने का फैसला किया। सौभाग्य से महान युद्ध शहर के बाहर था और गवर्नर की हवेली में बहुत से लोग नहीं बचे थे। इसके अलावा अंधेरे की मदद से उसे आखिरकार एक खाली अस्तबल मिला और उसने अस्थायी रूप से शरण ली। 3 लड़का लड़की जैसा दिखता था। गवर्नर की हवेली का आधे से ज्यादा हिस्सा जल गया था। हवा का सामना करने वाले कुछ ही घर बरकरार रह गए थे। अब टियो कियो को पूरी तरह सुसज्जित और बेहद साफ कमरे में व्यवस्थित किया गया है। गोंगसुन यांग के जाने से पहले उसने गवर्नर के महल से 2 बूढ़ी नर्सों को अपने पीछे आने का आदेश दिया और पूरी रात आगे और पीछे की ओर पहरा देने के लिए सिर्फ सैनिकों का एक समूह छोड़ दिया। जियो कियाओ को पता था कि वह आखिरकार सुरक्षित थी। उसने कई दिनों से अपनी आंखें बंद नहीं की थी। चेन रुई द्वारा उसे यहाँ लाने के बाद वह बस उसके बगल में बैठा रहा, भूखे भेड़िए की तरह घूरता और लार टपकाता रहा। वह चिंतित और भयभीत दोनों थी। उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और साथ ही उसे यह सोचने पर मजबूर नहीं कर पा रही थी कि वह आसान है। चेन रुई को जवाब देने के लिए, उसे अपने करीब न आने देने के लिए उसने अपनी सारी कोशिशें लगा दी। उसका पूरा शरीर और यहाँ तक कि उसके बाल भी तनावग्रस्त हो गए। अब जब वह सुरक्षित थी तो आग से उसकी कलाई पर दर्द अभी भी सुलग रहा था, जिससे उसके लिए सोना असंभव हो गया था। वह केवल यही चाहती थी कि वह अपने हाथ का सारा मांस छील सके। अभी जब गोंगसुन यांग और सैन्य चिकित्सक वहां थे, तब भी उसने खुद को रोकने की कोशिश की। इसे दिखाना नहीं चाहती थी। अब उसके सामने कोई नहीं था। आसपास का माहौल भी शांत हो गया था। जिस दर्द को वह रोक नहीं पा रही थी, वह आंसुओं में बदल गया। वह बस चुपचाप रोती रही। यह नहीं जानती थी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सैन्य डॉक्टर ने उसे जो दवा दी थी उसका असर हुआ था, या इसलिए कि रोने के बाद उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया था। उसके हाथ का दर्द कुछ हल्का हो गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपना सिर बिस्तर पर टिका दिया और बेसुध होकर सो गई। अध्याय 17 वेई के मार्क्विस का क्रोध, भाग 2। अनुवाद एवं संपादक जियो सेन। वेई शाओ ने गोंगसन यांग के बारे में पूछना समाप्त किया, फिर जियो कियाओ की ओर चल दिया।
दोनों बूढ़ी नानी जानती थी कि शहर रातों रात बदल गया था और चेन ताइशू और उनके दर्जनों लोगों के परिवार को कैद कर लिया गया था। इस समय दोनों नानी को यहाँ पहरा देने के लिए नियुक्त किया गया था। उनकी चारों आंखें खुली हुई थी, एक पल के लिए भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इस डर से कि कुछ हो सकता है। अचानक उन्होंने गलियारे के अंत में एक आदमी को उनकी ओर चलते देखा। हालांकि वह युवा था, उसके कदम स्थिर और राजसी थे। उन्होंने गलियारे में पहरेदारों को उसे सलामी देते हुए उसे मार्क्विस कहते हुए भी देखा। दोनों नानी जानती थी कि कमरे में महिला स्वामी के पति वेई शाओ आ चुके हैं। एक गीली नर्स ने जवाब दिया, कहा कि गोंगसन शिजुन और सैन्य चिकित्सक के चले जाने के बाद वे दोनों यहाँ सेवा करने के लिए खड़े थे, लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन कमरे में मौजूद महिला ने उसे नहीं बुलाया, इसलिए वह सो गई होगी। वेई शाओ दरवाजे पर चला गया और एक पल के लिए रुक गया। यह सच था कि उसे चेन रुई ले गया था, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी संदिग्ध थी, इसलिए वह उससे अभी पूछ सकता था। उसने ऐसा सोचा, शांति से दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ उठाया, स्क्रीन से आगे बढ़ा और उसे बिस्तर के कोने में मुड़ा हुआ देखा। कंबल उसके पेट तक खींचा हुआ था, उसका चेहरा अंदर की ओर मुड़ा हुआ था, हिल नहीं रहा था। बूढ़ी नानी सही थी, वह पहले से ही सो रही थी। वेई शाओ सीधे बिस्तर पर चला गया, उसे जगाने का इरादा रखते हुए। उसकी नज़र अचानक उसके गाल पर पड़ी जो अभी भी आंसुओं से सना हुआ था। वह रुक गया, उसके हाथों को नीचे देखते हुए। उसके दोनों हाथ कंबल के बाहर रखे थे, उसकी हथेलियां छोटी और मुलायम थी, उसकी उंगलियां ढीली ढाली, साफ, शुद्ध घास की तरह मुड़ी हुई थी। आस्तीन कोहनी तक मुड़ी हुई थी, जिससे उसकी सफ़ेद जेड़ जैसी भुजाएं दिख रही थी, लेकिन उसकी कलाइयां सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई थी। मरहम एक मोटी लकीर में भीग गया था, जिससे वह और भी ज्यादा चमकदार लग रही थी। वेई शाओ ने एक पल के लिए देखा, फिर उसकी नज़र उसके चेहरे पर चली गई। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी पर्दे के पार घुस आई, आधी रोशनी और आधी अंधेरी उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसकी लंबी पलकों पर छाया का एक छोटा सा पंखा बना रही थी। उसका चेहरा अंदर की ओर मुड़ा हुआ था, इसलिए वह केवल उसका छोटा सा चेहरा ही देख पा रहा था। मोमबत्ती की रोशनी मंद थी और पर्दे पतले थे। सुंदरी सुबह की ओस में गुलाब की तरह चुपचाप सो रही थी। उसे देखना ही आनंद का एक रूप था। वेई शाओ एक साधारण आदमी था और वह पहले से ही सो रही थी, इसलिए उसने उसे कुछ और बार देखा। तभी उसने देखा कि उसके होठों के कोने स्वाभाविक रूप से थोड़े उभरे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे अब, भले ही वह सो रही थी। उसकी कलाई में दर्द अभी भी उसे थोड़ा सा परेशान कर रहा था, और उसके होठों के थोड़े उभरे हुए कोनों ने उसके सोते हुए चेहरे को थोड़ा और मासूम बना दिया था। वेई शाओ ने उसे कुछ देर तक देखा, अचानक उसे जगाना नहीं चाहा। वह जाने के लिए पलटा, टियो कियू ने इसे महसूस किया। उसने अपनी आंखें थोड़ी खोली और बिस्तर के सामने एक आकृति को स्तब्ध अवस्था में देखा। वह चौंक गई, एक हल्की चीख निकाली और उछल पड़ी। यह मैं हूँ, वेई शाओ ने एक झटके में पलटकर कहा। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में सोचकर वह अभी भी डरी हुई थी, और अभी जागी थी तो और भी ज्यादा डरी हुई थी। टियो कियू ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा और चुपके से राहत की सांस ली। उसने अनुमान लगाया कि उसे कुछ काम था, इसलिए वह आया था, और 8-9% मामलों में यह उसके अपहरण से संबंधित था। इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा, उसके बोलने का इंतजार किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी उसने उसे कुछ कहते नहीं देखा। उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए
उसने नीचे देखा, धीरे से अपना हाथ कंबल के कोने में छिपा लिया। वेई शाओ ने अपनी आंखें घुमाईं, अपना चेहरा थोड़ा दूर किया, उसकी ओर भी नहीं देखा। उसकी आवाज शांत थी, मैं तुम्हें यह बताने आया था कि बस अपने घावों को ठीक करो। अभी नगुडोंग जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही वहां जाऊंगा, रास्ते में तुम्हें वापस ले जाऊंगा। क्यू क्यू को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ। वेई शाओ ने फिर से उसकी ओर देखा, फिर मुड़कर बाहर चला गया। टियो क्यू ने उसे दरवाजे के बाहर नानी को सावधानी से उसकी सेवा करने का निर्देश देते हुए सुना, फिर चला गया। टियो क्यू धीरे धीरे फिर से लेट गई। अचानक उसे उलझन महसूस हुई। हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि कुछ गड़बड़ है। उसने उससे नहीं पूछा कि वह किस दौर से गुजरी थी, तो क्या उसे पता था कि लू डियम उसे ले जाने वाला पहला व्यक्ति था? यदि वह अब भी नहीं पूछता, तो क्या मैं यह दिखावा कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और इसे भूल जाऊं? अगले दिन वेई शाओ ने एक आदेश जारी किया, लोगों को संगठित किया, सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लिया और कई दिनों तक व्यस्त रहा, इसलिए मैंने उसे नहीं देखा। टियो क्यू बाहर नहीं निकला, बल्कि आराम करने और स्वस्थ होने के लिए भोजन कक्ष में ही रहा। 4 या 5 दिन बाद उसकी सेवा करने वाली 2 बूढ़ी नर्सें उसे गाड़ी में आमंत्रित करने के लिए आईं, और तब जियाओ कियाओ को पता चला कि उसे जाना होगा। वेई शाओ ने शी यी को गोंगसन यांग को पहरेदारी के लिए सौंप दिया। वेई लियांग और घायल सैनिक इलाज के लिए रुके रहे, आधे सैनिकों को क्षेत्र की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने खुद बाकी आधे सैनिकों का नेतृत्व किया और जियाओ कियाओ को वापस ले गए। जियाओ कियाओ अभी भी एक गाड़ी में बैठी थी जिसे बहुत आराम से व्यवस्थित किया गया था। उस सुबह जब वह थाचअप से निकली, तो उसने गाड़ी की खिड़की से झांका और पाया कि सड़क के दोनों किनारे सुनसान थे, घर कसकर बंद थे, लेकिन वह निश्चित रूप से जानती थी कि उन कसकर बंद दरवाजों के पीछे अनगिनत आंखें थीं, या तो भयभीत या घृणा से भरी, जो नए शहर के स्वामी को दरारों से झांक रही थी। कभी-कभी गली की शुरुआत में या सड़क के अंत में कुछ लोग भी खड़े होते थे, जो लोगों के समूह के गुजरने का इंतजार करते थे। फिर वे किसी अनजान कोने से रेंगते हुए बाहर निकलते थे, कानाफूसी और गपशप करने के लिए 3 या 5 के समूहों में इकट्ठा होते थे। जब वे शहर के फाटक से बाहर निकलने वाले थे, तो अचानक 4 या 5 साल का एक बच्चा एक बिल्ली को गेट से बाहर भगाता हुआ आया, जो वेई शाओ के घोड़े को रोक रहा था। वेई शाओ ने लगाम उठाई, बच्चे से बचने के लिए घोड़े के सिर को बलपूर्वक दूसरी दिशा में मोड़ दिया। कितना साहसी! यह किसका बच्चा है जिसे उन्होंने इस तरह घूमने दिया? वेई शाओ के पीछे खड़े एक सैनिक ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया। उसका नाम डैन फू था, जो वेई शाओ के अधीन एक सेनापति था। घेराबंदी की रात में उसने अपने 2 सबसे योग्य लेफ्टिनेंट खो दिए थे। वह अभी भी परेशान था। पिछले कुछ दिनों से वह लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए गोंगसुन यांग का पीछा कर रहा था। यह देखकर कि लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं, वह नासमझ लोगों पर और भी अधिक क्रोधित हो गया। तभी वह भड़क गया। बच्चा इतना डर गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। घर में मौजूद महिला ने यह सुना और तभी उसे पता चला कि उसका बेटा भाग गया है। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बाहर भागी, अपने बेटे को कसकर गले लगाया, घोड़े के सामने घुटनों के बल बैठी और दया की भीख मांगते हुए झुकी। वेई शाओ ने अपने घोड़े को स्थिर किया, उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने भौहें सिकोड़ी और निराशा में अपना हाथ हिलाया। महिला जानती थी कि उसने उसे माफ कर दिया है, इसलिए उसने जल्दी से कृतज्ञता में सिर झुकाया और अपने बेटे को गोद में लेकर घर में भाग गई। घर में घुसते ही दरवाजा बंद हो गया।
डैन फू ने वी शाओ को देखा। उसका चेहरा पहले की तरह ठंडा था। फिर उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और शहर से बाहर चलना जारी रखा। जियाओ कियाओ पहले थोड़ा चिंतित थी। सौभाग्य से प्रस्तावना केवल एक पल के लिए चली। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी का पर्दा नीचे कर दिया। जियाओ कियाओ ने वी शाओ की सेना का पीछा करते हुए जिंडू वापस आ गई। जुआन नुओंग का समूह जियाओ कियाओ से पहले पहुंच गया था और पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। जुआन नुओंग की बेटी, जब वह 3 या 4 साल की थी, दुर्भाग्य से बीमार पड़ गई और मर गई। तब से जुआन नुओंग ने अपना सारा प्यार टियो कियो की देखभाल में लगा दिया। वह उसे अपने जीवन से भी अधिक प्यार करती थी। उस दिन उसकी आंखों के सामने ही उसका अपहरण कर लिया गया था। जुआन नुओंग असहनीय दर्द में थी। वेई लियांग के आदेशों का पालन करते हुए वह जिंडू लौट आई। उसने दिन रात न तो कुछ खाया और न ही सोया। वह तब तक रोती रही जब तक उसकी आंखें सूज नहीं गईं। कुछ ही दिनों में उसका मोटा चेहरा दुबला हो गया। जब उसने सुना कि जियाओ कियाओ सुरक्षित लौट आई है, तो पहले तो वह इतनी खुश हुई कि रो पड़ी। लेकिन जब उसने अपनी घायल कलाई देखी और जाना कि भागने के लिए उसे अपना हाथ जलाने के लिए रस्सी को आग पर गर्म करना होगा, तो उसका दिल टूट गया और वह रो पड़ी। रोने और हंसने के बाद वह आखिरकार ज़ाडोंग के निवास पर लौट आई, जहां वह एक रात के लिए रुकी थी। नौकरानी ने संदूक खोला, उसका सामान निकाला और उसके ठहरने की तैयारी की। यह नया कमरा मूल रूप से वह कमरा था जिसमें वी शाओ अक्सर रहती थी। ऐसा लगता था कि जियो कियाओ के जाने के बाद इसे फिर से व्यवस्थित किया गया था और अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे याद दिला सके कि यह नया कमरा हुआ करता था। उस रात जियो कियाओ ने हमेशा की तरह आराम किया, यह जानते हुए कि वी शाओ निश्चित रूप से उसके साथ एक ही कमरे में नहीं सोएगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जुआन नुओंग के मन में कुछ चल रहा था। यह सच था कि सम्राट जल्दी में नहीं था और हिजड़ा पहले से ही उन्मत्त था। वह देर रात तक इंतजार करती रही और फिर भी सोने से इनकार कर दिया। यह तब तक नहीं था जब तक वेई शाओ के अध्ययन में नौकरानी ने, जिसे उसने रिश्वत दी थी, चुपके से यह संदेश नहीं भेजा कि जून हो ने उसे बिस्तर बनाने और अध्ययन में रात बिताने का आदेश दिया था। तब उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और सोने के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले कुछ दिनों तक जियाओ कियाओ को चुन नियांग ने ध्यान से देखभाल की। उसे वास्तव में भोजन और कपड़े दिए गए। टियो कियो ने कहा कि इस जीवन में जब तक जुआन नुओंग उसके साथ है, भले ही उसके हाथ या पैर न हों, वह फिर भी आराम से रह सकती है। उसकी कलाई जल गई थी। पहले कुछ दिनों तक दर्द हुआ, लेकिन अब उस पर पपड़ी जमने लगी है और नई त्वचा बन रही है। शाही चिकित्सक हर दिन उसकी दवा बदल देते थे। कल मैंने काले, बदबूदार मरहम का प्रयोग किया था, लेकिन आज मैंने इसे बदलकर दूधिया सफ़ेद बाम लगा लिया है, जो लगाने पर बहुत ठंडा लगता है। शाही चिकित्सक ने कहा कि इस दवा से त्वचा में बदलाव आता है। उनके अनुभव के अनुसार रानी का जलना ठीक होने के बाद उसकी त्वचा पहले की तरह चिकनी हो जाएगी, बिना किसी निशान के। पिछले कुछ दिनों से जुआन नुंग इस बारे में चिंतित थी। उसे डर था कि उसके जेड़ हाथ जल जाएंगे। अब जब उसने शाही चिकित्सक की बात सुनी, तो उसने राहत की सांस ली। उस रात टियो कियो ने स्नान किया। वह नहाने में बहुत मेहनती थी। पिछले 2 सालों से कड़ाके की ठंड में भी वह हर 2 दिन में कम से कम एक बार नहाती थी। पहले तो जुआन नुओंग को अजीब लगा क्योंकि उसे अचानक नहाना अच्छा लगने लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे इसकी आदत हो गई। लेकिन कियाओ परिवार अमीर था, इसलिए उन्हें जितना चाहे उतना गर्म पानी उबालने में कोई समस्या नहीं थी। यहाँ का बाथरूम जियाओ कियाओ के बेडरूम से जुड़ा हुआ था,
जिसे एक स्क्रीन द्वारा अलग किया गया था। जुआन नुओंग ने टियो क्यू को उसके कपड़े उतारने में मदद की, उसे बाथटब में लिटाया और उसे अपनी भुजाओं को नीचे करने के बजाय ऊपर उठाने के लिए मजबूर किया। यह देखकर कि वह आज्ञाकारी थी, उसने उसके बाल धोने में उसकी मदद करना शुरू कर दिया। टियो क्यू बाथटब के किनारे पर झुक गई। गर्म पानी ने उसके निप्पलों को ढक दिया। पानी जुआन नुओंग की हरकतों का अनुसरण करते हुए लहरें पैदा कर रहा था, जैसे कोई जीभ धीरे धीरे उसके सीने पर फिसल रही हो। यह एहसास अवर्णनीय था। वह गर्म पानी में भीग गई और महसूस किया कि जुआन नुओंग उसके सिर पर धीरे से हाथ फेर रहा है। उसे इतना आराम महसूस हो रहा था कि वह सो जाना चाहती थी। मेरी महिला, एक बात है जो मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं। टियो क्यू झपकी ले रही थी जब उसने अचानक जुआन नुओंग को बोलते सुना, इसलिए उसने उह के साथ जवाब दिया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उस दिन डाक मंडप में महिला सेना को ले जाने के लिए घोड़े पर सवार व्यक्ति परिचित लगता है। जुआन नुओंग ने टियो क्यू के कान में फुसफुसाया। टियो क्यू ने अपनी आंखें खोली, सीधे बैठी और जुआन नुओंग की ओर देखने के लिए मुड़ी। उसे मेरी ओर देखते देख उसकी आंखें अस्पष्ट हो गईं, लेकिन उससे भी अधिक वह चिंतित थी। नो जुन। जुआन नुओंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से आह भरी। क्या वह व्यक्ति वही युवा मास्टर है जिसके बारे में मैं सोच रहा था? हालांकि लियू यान ने कई सालों से कियाओ परिवार को छोड़ दिया है, लेकिन हर किसी की उपस्थिति की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। भले ही वे परिपक्व होने के साथ बदल गए हों, लेकिन उनकी मूल विशेषताएं समान हैं। जुआन नुओंग के लिए उसे पहचानना सामान्य बात थी। टियो क्यू ने उसकी चिंता भरी आंखों को देखा, एक पल के लिए झिझका, उसके कान में झुककर फुसफुसाया, जुआन नुओंग, चिंता मत करो, वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। जुआन नुओंग हैरान रह गई, उसका चेहरा और भी चिंतित हो गया। क्या वेई के मार्क्विस को इस बारे में पता है? उसने धीरे से पूछा। टियो क्यू ने अपना सिर हिलाया। जिस रात उसने थाचप को हराया, वह मुझसे मिलने आया। मुझे लगा कि वह मेरे पकड़े जाने के बारे में पूछना चाहता है। अगर वह पूछता तो मैं उसे सब कुछ बता देती, लेकिन उसने नहीं पूछा, इसलिए मुझे लगता है कि एक चीज ज्यादा, एक चीज कम होने से बेहतर है। जुआन नुओंग एक पल के लिए चुप हो गया। मुझे बस उम्मीद है कि सब कुछ ऐसे ही गुजर जाएगा। उसने आह भरी। उसे इतना चिंतित देखकर जियाओ कियाओ की दो बर्फ सफेद बाहें उसकी गर्दन पर लिपट गईं। उसकी नाक गुनगुना रही थी और बिगड़ैल व्यवहार कर रही थी। जुआन नुओंग, मेरी कलाई में बहुत खुजली हो रही है, मैं वास्तव में इसे खुजलाना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? उसकी कलाई में खुजली हो रही थी क्योंकि त्वचा अभी भी जवान थी। गर्म पानी में नहाने से यह और भी ज्यादा खुजली करने लगी थी। जुआन नुओंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, घाव के पास की त्वचा को धीरे से रगड़ा और कहा, थोड़ी देर तक इसे सहने की कोशिश करो, खुजलाना मत, समझे? यदि खरोंचने से कोई बदसूरत निशान रह जाए तो क्या होगा? जियो कियाओ ने 2 बार गुनगुनाते हुए जवाब दिया। उसका चेहरा उसकी नरम और गर्म छाती पर टिका हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ बार उसके खिलाफ रगड़ते हुए कोमल अभिनय किया। जुआन नुओंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। जुआन नुओंग मुस्कुराया, मेरा आदमी बहुत सुंदर है और लोगों के दिलों को समझता है, जो इतना क्रूर हो सकता है और किसी के साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, अचानक बाहर जोरदार धमाका हुआ। क्रोध से भरा दरवाजा लात मारकर खोला गया। मार्क्विस। महिला स्वामिनी अभी भी स्नान कर रही थी। एक नौकरानी की आवाज घबराहट में उसके पीछे आई। जियो कियाओ ने अपनी आंखें खोलीं। जुआन नियांग भी चौंक गई। तुरंत उसके कंधे को थपथपाते हुए वह जल्दी से खड़ी हो गई।
उसका अभिवादन करने के लिए बाहर जाने वाली थी जब कदमों की आहट सुनाई दी। पलक झपकते ही वह आकृति पर्दे के पीछे आ गई। पर्दा खुल गया। वेई शाओ सीधे बाथरूम में चला गया। कमरे के चारों कोनों पर लगी मोमबत्तियां थोड़ी हिल रही थी। कमरे में गर्म धुंध जल्दी से जम गई क्योंकि वह अंदर भागा। वह वहीं खड़ा रहा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गुस्सा था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। बाथटब में जियो कियाओ को देख रहा था। बाहर जाओ, उसने कहा। जुआन नुओंग जानती थी कि वह उसके बारे में बात कर रहा था। अपने दिल की बेचैनी को दबाते हुए उसने थोड़ा कांपते हुए कहा, मार्क्विस लेडी को खोजने आया था, है ना? महिला अभी भी नहा रही है। कृपया नौकर को उसके कपड़े बदलने में मदद करने दे। चले जाओ। वेई शाओ चिल्लाया। जुआन नुओंग के कंधे कांपने लगे, लेकिन वह फिर भी जिद करके टियो क्यू के चेहरे को ढकने के लिए नीचे झुकी। बाहर जाने से इनकार कर दिया। जुआन नुओंग, तुम जाओ। मैं ठीक हूँ, टियो क्यू ने कहा। जुआन नुओंग ने टियो क्यू को देखने के लिए मुड़कर देखा, फिर अपना सिर नीचे किया। चुपचाप वेई थियू के चारों ओर घूमी और बाहर चली गई। अध्याय 18 सौंदर्य के आंसू। अध्याय 18 सौंदर्य के आंसू। अनुवादक संपादक टायू। बाथरूम में केवल 2 लोग बचे थे। शेल्फ पर मोमबत्ती चुपचाप जल रही थी। एक गर्म पीली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। भाप संघनित धुंध की तरह 2 लोगों को अलग कर रही थी। बहती धुंध के बीच वह बाथटब के अंदर जियाओ कियाओ को उदास नजरों से देखता रहा। माहौल दमनकारी और भयानक था। बाथटब का पानी हमेशा की तरह अभी भी गर्म था, लेकिन जियाओ कियाओ, जो उसमें भीग रही थी, को अचानक ठंड लगने लगी। उसकी गर्दन उसके गीले बालों से चिपकी हुई थी। हवा में ठंड उसके बालों के जरिए उसकी त्वचा में घुस रही थी। उसके कंधे और छाती पानी के ऊपर धीरे धीरे रोंगटे खड़े कर रही थी। यहाँ तक कि पानी के नीचे उसके निप्पल भी ठंड को महसूस कर रहे थे। चुपचाप सीधे खड़े हो गए। वह थोड़ा पीछे हट गई, जिससे उसके सिर्फ कंधे पानी के ऊपर खुले रह गए। लेकिन जैसे ही उसका शरीर थोड़ा आगे बढ़ा, वह आदमी फिर से आगे बढ़ा। बस कुछ ही कदम और वह बाथटब के सामने था। बूम की आवाज। 2 हाथों ने जोर से प्रहार किया। बाथटब के 2 किनारों को सहारा देने जैसा पानी की सतह उसके प्रहार बल से हिल गई। वह नीचे झुका, सीधे उसकी आंखों में देखा और अपनी आवाज का इस्तेमाल किया, जैसे कि अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा हो। अपने दांत पीसते हुए और हर शब्द कहते हुए, तुम्हें बचाने के लिए मेरे कितने सैनिक थैच अप की दीवारों के नीचे दब गए, क्या तुम्हें पता है? यहाँ तक कि एक अजय वेई लियांग ने भी अपनी जान लगभग खो दी थी। और फिर भी तुम मुझसे लू दीम के साथ अपने संबंध को छुपाते हुए इश्कबाजी करने की हिम्मत कर रही हो। टियो क्यू के कंधे थोड़े कांप उठे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। निश्चित रूप से उसे पहले से ही इस बारे में पता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। वह बस नीचे झुका। उन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। वह उसके चेहरे से आने वाली ठंडी हवा को भी महसूस कर सकती थी। उसका चेहरा अभी भी भाप से ढका हुआ था। पानी की एक बूंद धीरे धीरे उसकी पलकों से नीचे गिर रही थी। उसकी पलकों पर गिर रही थी। उसने इसे पोंछने की हिम्मत नहीं की। जल्दी से पीछे हट गई, जब तक कि वह बैरल की दीवार को छू नहीं गई। फिर रुक गई, उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझे बाहर जाने दोगे? अपने कपड़े ठीक से पहनो और तुम्हें समझाओ। वेई शाओ ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़र भाप से लाल हो चुके उसके गालों पर पड़ी। बेहद घमंड से उसकी छाती के वक्र पर नज़र डाली जो पानी में ऊपर नीचे हो रही थी। जियो कियाओ ने उसकी नज़र का अनुसरण किया। जल्दी से पानी में सिकुड़ गई। केवल उसकी गर्दन दिखाई दे रही थी। वेई शाओ ने यह देखा।
उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा, उसकी अभिव्यक्ति व्यंग्यात्मक थी। अब उसकी ओर न देखते हुए वह सीधा खड़ा हो गया, घूमा और अपनी आस्तीन लहराते हुए जाने लगा। उसे कपड़े पहनाओ, उसकी आवाज बाहर से गूंजी, मानो उसके दांतों से फुफकार निकल रही हो। जियाओ कियाओ के दोनों हाथ बैरल की दीवार से चिपके हुए थे, पानी से ऊपर उठकर पानी की बूंदें उसकी कोमल त्वचा पर गिर रही थी। गर्म त्वचा अचानक हवा में उजागर हो गई, तुरंत सभी गोज़बम्प्स, वह कांप गई, उसके पैर भी कमजोर हो गए, कांप रहे थे और दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल बाथटब से बाहर निकलने के लिए किया गया था, जब जुआन नुओंग ने उसे बाहर निकाल दिया था, जो कि उसके गीले बालों को छूने में मदद करता है। पानी की तरह ठंडक महसूस करें। फिर मैं दरवाजे के बाहर रहूंगा, कमरे में आंदोलनों पर भी ध्यान दें। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो मैं अंदर जाऊंगा। चुपचाप गहरी सांस ली और बाहर चली गई। जुआन नुओंग भी उसके पीछे पीछे चली गई। चिंतित होकर वेई शाओ के उदास चेहरे को देखा, सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, फिर बाहर चली गई, धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वेई शाओ के कंधे थोड़े झटके से हिले। पति, क्या मैं आपको पति कह सकती हूँ? मुझे पता है कि तुम नाराज हो, और मुझे यह भी पता है कि तुम मेरी व्याख्या सुनना चाहते हो। जियाओ कियाओ ने पहले बात की, कुछ कदम उसकी ओर चलते हुए, अंत में उससे दूर एक मोमबत्ती के पास रुकी, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। उसकी आवाज नरम थी। अगर आप ध्यान दें तो आप थोड़ी विनती सुन सकते हैं। उन दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल सही थी, कुछ हाथ की दूरी पर। बहुत दूर नहीं, लेकिन लोगों को असहज करने के बिंदु पर बहुत करीब भी नहीं। वी शाओ शुरू में नाराज था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, लेकिन अंत में उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा पहले की तरह पीला था। मुझे लगता है कि आप शायद पहले से ही जानते हैं, उस दिन क्यूजी अनुवाद मंडप में जिसने मुझे शुरू में दूर ले जाया था वह चेन रुई नहीं, बल्कि लैंगजिया का राजकुमार लियू यान था। जियाओ कियाओ ने जारी रखा। वी शाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, ठंडे स्वर में कहा, वह मेरे पीछे पीछे आया। यह सच है कि मेरे लिए तुम्हारी भावनाएं, तुम दोनों के बीच की भावनाएं लोहे और पत्थर से भी मजबूत हैं, है ना? अभी तुम मुझसे सवाल करने आए हो। मुझे लगता है कि तुमने गलत समझा। मैं और प्रिंस लियू के बीच पहले से ही विवाह अनुबंध था, लेकिन हमने कई वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा है और कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं किया है। साल की शुरुआत में जब मेरे चाचा ने अपना जन्मदिन मनाया तो वे हजारों मील की यात्रा करके मेरे घर आए, लेकिन उस समय उनकी और मेरी मुलाकात नहीं हुई। यह बात पूरी तरह सच है, आप जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इस बार वह अचानक प्रकट हुए और मुझे ले गए। मुझे भी आश्चर्य हुआ। यह निश्चित रूप से उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। मैंने जो कहा वह सच है। अगर मेरे विवेक के खिलाफ कोई शब्द हैं, तो भगवान मुझे दंडित करेंगे। उसकी आवाज न तो तेज थी और न ही धीमी। बोलने के बाद उसने सीधे वेई शाओ को देखा। वेई शाओ ने भी उसे घूर कर देखा। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। उसकी आंखें अभी भी पहले की तरह उग्र थीं, लेकिन उसकी आंखें बेहद शांत थीं, बिल्कुल भी टालमटोल नहीं। धीरे धीरे उसका बर्फीला ठंडा चेहरा आखिरकार नरम पड़ गया। जियो कियाओ ने अभी थोड़ा आराम किया था जब उसने उसे ठंडे स्वर में कहते सुना, मैंने सुना है कि लैंग परिवार के युवा राजकुमार को कुछ समय के लिए कियाओ परिवार में रहना पड़ा। वे दोनों दिन रात एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी सगाई भी जल्दी ही हो गई थी। फिर हालात इतने खराब क्यों हो गए? ऐसा नहीं है कि मैं वेई शाओ पत्नी नहीं पा सकता, तो फिर मैं वेई परिवार में एक अनुचित महिला से शादी क्यों करूं? कियाओ परिवार ने मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत की।
वे मुझे क्या समझते हैं? पति, आपने फिर गलत समझा। टियो कियाओ ने उसे गौर से देखा और कहा, मैं इससे इनकार नहीं करती। यह सच है कि मैं और राजकुमार लियू एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। लोग पौधे नहीं हैं। एक दूसरे को लंबे समय से जानने के बाद हम उदासीन कैसे हो सकते हैं? जहां तक मेरी और प्रिंस लियू की कहानी का सवाल है, वह अतीत की बात है। मैंने अभी आपको बताया था कि पिछले 2 वर्षों में मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं उसके करीब नहीं हूँ। जहां तक दो वेईकियाओं परिवारों की बात है, अब कौन मजबूत है और कौन कमजोर, आप और मैं दोनों स्पष्ट रूप से जानते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों परिवार आप पर भरोसा करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए शादी का सहारा लिया। वे वेई परिवार को अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने बड़ों की बात सुनी और तुमसे शादी करने का फैसला किया। मैं दो विचार कैसे रख सकता था? मैं एक शुद्ध और निर्दोष व्यक्ति हूँ। केवल एक दिल के साथ मैं वेई परिवार के दरवाजे में प्रवेश करता हूँ। मेरा दिल सूर्य और चंद्रमा की तरह उज्ज्वल है। मेरा मुंह वास्तव में खाना और बोलना जानता है। यह सब मेरी गलती है। वेई शाओ की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ठंडी रही। यदि आपके पास कोई विवेक नहीं है, तो कितने दिन बीत चुके हैं जब से मैंने आपको शी से बचाया था? आपने अभी भी मुझसे सच्चाई क्यों छिपाई है? जिस रात आपने शी को पकड़ा था, आप मुझसे मिलने आए थे। उस समय मैंने खुद से सोचा था, जब तक आप मेरे पकड़े जाने के बारे में पूछेंगे, मैं तुरंत आपको सच्चाई बता दूंगा। लेकिन उस समय उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस मुझसे कहा कि मैं अपने घावों को ठीक कर लूं और अभी उत्तर की ओर न भागूं। अपनी बात खत्म करने के बाद वे जल्दी से चले गए। क्या मेरे पास अभी भी बोलने का मौका था? उस समय की स्थिति तुम्हें अभी भी याद होगी। वेई शाओ ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, जब तुम वापस आई तो क्या हुआ? तुमने अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा? पति, जब से मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ, तब से मैं पिछले कुछ दिनों से ज़ाडुओंग टावर में ही रह रही हूँ। एक बार भी बाहर कदम नहीं रखा। आप फिर से व्यस्त हैं। आपके वापस आने के बाद से हम एक बार भी नहीं मिले हैं। यह पहली बार है जब मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। अगर मैं चाहती भी तो मुझे इस बारे में बात करने के लिए सक्रिय रूप से तुम्हारे पास जाने का अवसर और साहस कैसे मिल सकता था? वेई शाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम पड़ गई। जियो कियाओ भी चुप थी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। एक पल बाद उसकी पलकें थोड़ी कांप उठीं और उसने चुपके से फिर से देखा, बहुत तेजी से उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों से आंखें मिली। वह उस पर भौहें चढ़ा रहा था। दरअसल अभी अभी उसने दरवाजे की ओर देखा। उसकी आवाज तेज थी। मैं जुआन नुओंग के साथ इस बारे में बात कर रही थी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं गलती से तुम्हें गुस्सा दिला दूं और तुम्हें शक की निगाहों से देखूं, तो चाहे मेरे पास 100 मुंह भी क्यों न हो, मैं फिर भी अपना बचाव नहीं कर पाऊंगा। अप्रत्याशित रूप से यह इतना संयोग था कि उसका पति उससे भयंकर पूछताछ करने के लिए अंदर आया। उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो गई, फिर वह चुप हो गई। उसकी आंखों में शिकायत के निशान दिखाई दिए। उसने धीरे से अपने लाल होठों को काटा, धीरे से नीचे देखा और अपने सिर को झुकाए हुए उसके सामने खड़ी हो गई, जैसे कि एक विनम्र छोटी हिरनी। थोड़ी देर के बाद वेई शाओ की अभिव्यक्ति नरम हो गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उदास थी। तुमने जो कहा, क्या यह सच है? जियो कियाओ ने धीरे से अपना चेहरा उठाया, उसका सामना किया। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में तुम मुझे स्वीकार नहीं करते हो। मुझसे शादी करना तुम्हारी इच्छा नहीं है।
शायद तुमने मुझसे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अपनी माँ का घर छोड़कर अपने पति के घर में प्रवेश करते समय उसने पीछे मुड़ने के बारे में नहीं सोचा। आपकी पत्नी बनने के बाद निश्चित रूप से मेरे लिए कुछ सख्त अपेक्षाएं हैं। बस कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मेरे जैसी कमजोर महिला वास्तव में नहीं संभाल सकती। यह दुर्घटना वह नहीं है जो मैं चाहता था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि राजकुमार लियू की हरकतें गलत थीं, लेकिन वे अतीत को न भूलने से उपजी थी। मुझे अभी भी उसके साथ विनम्र होना था। लेकिन जब मैं उस श्रांत हुई आदमी के हाथों में पड़ गई, तो यह भेड़िए की मांद में गिरने जैसा था। अपमानित होने से बचने के लिए मैं बस इतना ही कर सकती थी कि खुद का बचाव करने की कोशिश करूं और जितना हो सके उतना चीजों को लंबा खींचूं। वह रुकी, उसकी आवाज दुख में बदल गई। उस समय मैं इतनी हताश थी, क्या किसी को मेरे लिए तरस आया? सौभाग्यवश आप समय पर आ गए। अब मैं समझ सकता हूँ कि मैं इस आपदा से बच गया हूँ। लेकिन जैसा कि आपने कहा, उसकी वजह से सैनिक खो गए थे। यह भी मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता कि वेई शाओ कैसे थे। शायद वह जानती थी कि वह पहली बार में लियू यान द्वारा ले जाया गया था, इसलिए वह गुस्सा हो गया था और चीजों को मुश्किल बनाने के लिए भाग गया था। उस समय असहायता, मोमबत्ती की आग से जलाए जाने के दर्द को याद करते हुए जब वह खुद को बचाती थी, तो उसकी आंखों में उसकी शादी हुई थी। उसके माता पिता ने उसे वापस पकड़ने के लिए हर तरह से कोशिश की थी। उसकी नाक में दर्द होता है, उसकी आंखों के लाल रंग की बात है। हालांकि उसने वापस पकड़ने की कोशिश की, उसने अपने निचले होंठ को कसकर काट दिया। उसके फूल जैसे होंठों को तब तक काट लिया गया जब तक कि वे सफेद नहीं हो गए, लेकिन अंत में एक भी आंसू नहीं बच गया। सुनो, शब्द पलकों से छलकते हैं, खुशबू गालों पर गिरती है। अध्याय 19, उत्तर की ओर। यद्यपि वेई शाओ ने लंबे समय से शी यी के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन यह हमला बहुत अचानक हुआ, बिना किसी उचित तैयारी के और बिना किसी संख्या के। एक भीषण घेराबंदी युद्ध। सब कुछ कुशल सैनिकों पर निर्भर करता है, जिन्हें वर्षों से कई बड़े और छोटे युद्धों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है, जिससे असाधारण लड़ाकू शक्ति का निर्माण हुआ है। साथ ही सेना में प्रतिभाशाली जनरलों की उपस्थिति सफलता की ओर ले जाती है। शहर पर कब्जा करने के बाद ऐसे हजारों मामले थे जिन्हें तुरंत हल करने की जरूरत थी। इसलिए भले ही उसे उस दिन की छोटी छोटी बातों पर संदेह था, जिस दिन जियाओ कियाओ को लूटा गया था, वह पूरे दिन बिना आराम किए व्यस्त रहा था और उसके पास उन्हें दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसे दिल पर लेने के लिए और समय नहीं था। आज जो हुआ वह यह था कि शी यी के पक्ष ने कैदियों के एक समूह को बचा लिया, जिनमें से एक चेन रुई का विश्वासपात्र था जो उस दिन सौभाग्य से चेन बैंक की तलवार से बच गया था। खुद को बचाने के लिए उसने उन्हें उस दिन हुई हर बात बताई कि कैसे लोगों के समूह ने चेन रुई का पीछा किया और रास्ते में लैंग जिया लियू यान के हाथों से वेई शाओ की पत्नी को छीन लिया। जब गुई थियू को इस बारे में पता चला, तो उसने किसी को पूछताछ के लिए भेजा। कुछ समय बाद उसे लैंग जिया के क्राउन प्रिंस लियू यान और टियू कियू के बीच पिछली सगाई के बारे में पता चला। जब वह कियू परिवार के साथ ससुराल गया, तो वह केवल प्रवाह के साथ चला गया और कभी भी उस शादी पर ध्यान नहीं दिया और कियू परिवार की महिला के साथ जीने और मरने के बारे में भी नहीं सोचा। शादी का प्रस्ताव रखते समय उसने पूछने की जहमत नहीं उठाई और इससे भी अधिक किसी को भी स्थिति की जांच करने के लिए जाने नहीं दिया। चाहे क्यूनू सुंदर हो या बदसूरत, या गुणी हो या नहीं, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, जब तक कि वह क्यू परिवार की बेटी थी। इसलिए वह यह भी नहीं जानता था कि टियू कियू और लू डियम के बीच पहले भी इस तरह की बात हुई थी।
अब जब उसे अचानक पता चला तो वह दुखी महसूस कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लैंगजिया लू दीम ने पहले उसे लूटा था और फिर वह ट्रान थुई के हाथों में पड़ गई। उसकी नवविवाहित पत्नी को थैचअप में खुलेआम लूट लिया गया था। भले ही वेई थिएओ को अपनी पत्नी की परवाह नहीं थी, लेकिन जब तक उसकी सांस बाकी थी वह उदासीन नहीं रह सकता था। ठीक से तैयार नहीं किए जाने की जल्दबाजी की स्थिति में उन्होंने जल्दी से सैनिकों को शी यी को दंडित करने के लिए प्रेरित किया। अंत में, हालांकि उन्होंने लोगों को पकड़ लिया था और उस गढ़ को भी पकड़ लिया था, लेकिन उनके नुकसान अपेक्षाओं से परे थे। यह वास्तव में हल्का नहीं था। अब वह व्यक्ति को अलग कर दिया गया था। शाओ, वह इस गुस्से को कैसे पकड़ सकता है? वह इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा बैंगनी हो गया। उसने सब कुछ एक तरफ फेंक दिया और चीजों को कठिन बनाने के लिए आगे बढ़ा। ओकियाओ में केवल उसके शरीर पर एक सफेद मध्यम क्लॉथेड आउटफिट था। उसके लंबे बाल अभी तक सूख नहीं चुके थे। उसके कंधों पर शिथिल रूप से लटका हुआ था। उसके बालों के छोर अभी भी लगातार पानी के साथ टपक रहे थे। पानी के दाग धीरे धीरे बाहर निकल गए। कपड़े को उसके कंधों पर गीला कर दिया और वेई शाओ की आंखें ध्यान से घूर रही थी और बाथरूम के सामने का दृश्य अचानक उसकी आंखों के सामने घूम गया जब वह उससे सवाल करने के लिए नीचे झुका। हालांकि उस समय जियाओ कियाओ तेजी से पानी में डूब गई थी, लेकिन वेई शाओ ने पहले ही सब कुछ देख लिया था। यह निजी उपस्थिति दूसरों के सामने उसके सामान्य व्यवहार से बिल्कुल अलग थी। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। उसने जल्दी से उस दृश्य को अपने दिमाग से मिटा दिया। जब उसने अपनी आंखें उठाईं, तो उसने देखा कि उसके गाल अभी भी आंसुओं से सने हुए थे। आंसू बिना रुके बारिश की तरह गिर रहे थे। उसने जो आखिरी वाक्य कहा, वह कुछ हद तक गुस्से में लग रहा था। यह सोचकर कि वह अभी कैसे नियंत्रण खो बैठी थी जब वह दौड़कर उसके पास आया था और उसे इस तरह डरा दिया था। उसे अपने दिल में थोड़ा अफसोस हुआ। उसने भौहें सिकोड़ी और अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? क्या मैंने कभी तुम्हें भगाने के लिए कहा था? जियो कियाओ ने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। जल्दी से अपने चेहरे पर आंसू पोंछे, एक शब्द भी नहीं बोला। कमरे में सन्नाटा था। वेई शाओ ने देखा कि उसने अपना चेहरा उसकी ओर नहीं घुमाया। उसकी आंखें मेज पर बिस्तर को घूर रही थी, जैसे कि वह देखने लायक फूल हो। अचानक थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए वह एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, अपने बाल सुखाओ, जल्दी सो जाओ। फिर वह मुड़ा और चला गया। उसके जाते ही ट्यू क्यू के कसे हुए कंधे धीरे धीरे ढह गए। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, मेज के किनारे पर टिक गई। अब उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। आज रात का तूफान बीत चुका था। सब कुछ पहले जैसा ही था। 2 दिन बाद श्रीमती चुंग ने ट्यू क्यू के लिए अदरक, आड़ू, एक और अंशी की 2 ट्रे के अलावा सोने और चांदी का ढेर लाया। यहाँ अनार भी थे जो विदेशों से श्रद्धांजलि के रूप में भेजे गए थे। एक अखरोट के समान। दादी चुंग ने कहा कि उन्हें मार्क्विस के आदेश से यहाँ लाया गया था। जियो कियाओ भी काफी हैरान था। उसने अनुमान लगाया कि शायद वेई शाओ उस रात जो हुआ था उसकी भरपाई करना चाहता था, इसलिए उसने भी मुस्कुराते हुए सहयोग किया। कहा कि वह जून हो को संदेश देना चाहती है, वह बहुत आभारी है। जुआन नूंग ने कुछ नौकरानियों को उपहार प्राप्त करने का आदेश दिया और फिर उसे धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। मिस, बूढ़ी महिला बूढ़ी है, उसे अपनी सेवा के लिए नौकरों की जरूरत है। कल मैं वहां वापस चला जाऊंगा। मैं मिस की सेवा करने के लिए नहीं रह सकता। मिस, यहाँ रुकें और आराम करें। जून हो के साथ उत्तर की ओर लौटने की प्रतीक्षा करें। उस समय हम बूढ़ी महिला को अपना सम्मान दे सकते हैं। जाने से पहले उसने ऐसा ही एक वाक्य कहा।
बोलते समय रवैया पहले जैसा ही है, ठंडा और उदासीन। लेकिन आज तक यह सबसे लंबा वाक्य था जो टियो कियो ने उससे सुना था। उसने एक बात और नोटिस की, दादी चुंग ने जो कुछ कहा था, उसके अनुसार ngु डुओंग वेई परिवार में किसी दूसरी महिला का जिक्र नहीं था। वह वेई शाओ चू की माँ, मैडम चू थी। उसने भी शुभकामनाओं के कुछ शब्दों के साथ जवाब दिया। दादी चुंग ने थोड़ा झुककर जाने के लिए रुख किया। जुआन नुओंग कोई ऐसी नहीं थी जिसने अभी तक समाज का सामना न किया हो। वेई शाओ द्वारा लाई गई चीजों के ढेर को देखकर वह खुश हो गई। उसने कहा कि 2 दिन में वह इस रेशम का इस्तेमाल करके उसके लिए नए कपड़े बनाएगा। मेरे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं। मेरे पास उन्हें पहनने का भी समय नहीं है। उन्हें बनाना जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों थोड़ा उदासीन लग रहा था। बोलते समय उसने 2 अदरक के आड़ू लिए और उन्हें अपनी हथेली में रखकर इधर-उधर घुमाया। ठीक है, थोड़ी देर रुको, जुआन नुओंग ने नौकरानी से कहा कि वह सोना और चांदी ले जाए और उन्हें दूर रख दे। मैं तुम्हारे लिए आड़ू छील दूंगी। वेई हो वाकई बहुत विचारशील है। जब हम डोंगक्वान में थे, तो सर्दियों में भी इस तरह के आड़ू और अनार मिलना मुश्किल था। मुझे ये चीजें खाना पसंद नहीं है। जियाओ कियाओ ने अपने हाथ में रखे अदरक के आड़ू को वापस प्लेट में फेंक दिया। एक अदरक का आड़ू ट्रे से उछलकर टेबल पर घूम गया। सब लोग, इसे बांटकर खाओ, उसने ताली बजाई और जुआन नुओंग और हैरान नौकरानियों से कहा। भले ही वे एक ही जगह रहते थे, लेकिन वेई शाओ उसके बाद कभी भी जा डुओंग निवास में नहीं आया। कभी-कभी जब टियो कियो आंगन में टहल रहा होता, तो वह संयोग से उससे मिल जाती। उसने देखा कि वह हमेशा जल्दी में रहता था और उसका रवैया काफी ठंडा रहता था। उसने उसे टाला नहीं और उससे बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने केवल लापरवाही से ओह कहा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत वेई शाओ ने टियो कियो को बाहर जाने से नहीं रोका। लेकिन टियो कियो कहीं नहीं गया। उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा नीरस हो गया था। उसका एकमात्र आनंद शायद सूर्यास्त के समय ही था। हर दिन वह वेदी पर चढ़ती और डूबते सूरज के नीचे या दूर के स्थान पर शहर को देखती। कभी-कभी टियो कियो वेदी के ऊपर खड़ी होती। कभी-कभी वह वी शाओ के आदमियों और घोड़ों के एक समूह को शहर में प्रवेश करते और बाहर निकलते हुए देखती। दिन दरारों से बहते हुए प्रतीत होते थे। मौसम धीरे-धीरे गर्म होता जा रहा था। हालांकि वह अभी भी सुबह और शाम को अपने शरीर पर भारी सर्दियों के कोट को नहीं उतार सकती थी। जब हवा चलती थी, तो यह अब चाकू की तरह ठंडा नहीं होता था। ग्लेशियर भी पिघलने लगे और जा डुओंगकू के सूखे और भूरे रंग के आंगन में हल्के हरे रंग के धब्बे धीरे-धीरे दिखाई देने लगे। उस दिन, जब टियो कियो ने पाया कि खिड़की के सामने क्रैबएपल की एक झाड़ी थी जो उगने लगी थी, वेई शाओ ने किसी को उसके पास संदेश भेजने के लिए भेजा, उसे अपना सामान पैक करने और 2 दिनों में उत्तर की ओर निकलने के लिए तैयार होने के लिए कहा। यह मैडम टू का लगभग 60वां जन्मदिन था। उसे अपनी दादी के साथ जश्न मनाने के लिए वापस लौटने की जरूरत थी। 3 दिनों के बाद टियो कियो एक गाड़ी पर बैठ गया जो सड़क पर कुछ चट्टानों पर डगमगाती हुई शिंदू को छोड़कर उत्तर की ओर ngु डुओंग की ओर बढ़ गई। बिना किसी अप्रत्याशित स्थिति के यात्रा बहुत सहज थी। आधे महीने बाद समूह ngु डुओंग जिले में पहुंचा। शहर के उत्तर पश्चिम में ngुसोन नामक एक पर्वत था। शहर सोन नाम में था, इसलिए इसका नाम ngु डुओंग रखा गया। प्राचीन नाम, कोई सामान्य गांव नहीं, क्योंकि सीधे उत्तर पूर्व में 100 मील और आगे बढ़ने पर वो चुंग नाम का एक प्राचीन शहर है। हालांकि यह शहर काफी छोटा है, लेकिन यह 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ की सर्दियाँ अन्य जगहों की तरह ठंडी और शुष्क नहीं होती हैं।
प्राचीन शहर वुझोंग वेई में एक विला है। पिछली सर्दियों में मैडम तू वहां रुकी थी, लेकिन वे नगु डुओंग वापस नहीं लौटी। नगु डुओंग लंबे समय से सैनिकों की तैनाती वाली जगह रही है। कई 100 साल पहले यान राज्य ने जियोनग्नु के खिलाफ लड़ने के लिए एक बड़ी दीवार बनाई थी, और यह बड़ी दीवार युयांग से होकर गुजरी थी। वेई शाओ के पूर्वजों के समय से ही उत्तरी रक्षा पंक्ति को मजबूत करने और जियोनग्नु से डरने के लिए वेई परिवार ने झोची को फैन्यांग के साथ युयांग के उत्तर में स्थानांतरित कर दिया। कई पीढ़ियों तक शहर की सुरक्षा लगातार मजबूत होती रही। वेई शाओ के समय में, जब उनकी शक्ति अपने चरम पर थी, चान्यू राजवंश के राजा यिक्सीमो ने वेई शाओ की सेना से सीधे टकराव की हिम्मत नहीं की। हूण कई सालों से पूरी घाटी में यूकेलिप्टस के पेड़ों को काट रहे थे, और लोग फिर से बस गए थे, और आबादी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जिस दिन ज्योकियाओ आया, वसंत का सूरज चमक रहा था। जब गाड़ी महल के द्वार के पास पहुंची, तो उसने उत्सुकता से गाड़ी से बाहर अपना सिर निकाला और उसे देखने लगी। दूर तक देखने पर पूरा आकाश नीला था, मानो उसे साफ कर दिया गया हो। ऊंची ऊंची शहर की दीवारें बादलों को चीरती हुई दिख रही थी, जैसे दो विशाल और राजसी काले ड्रैगन हों। घात स्थल घुमावदार था, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। पास आकर उसने स्पष्ट रूप से देखा कि पूरी दीवार कई बड़े नीले काले पत्थर के स्लैबों से बनी थी, जो 3 मीटर से अधिक ऊंचे थे और किसी महान दीवार की तरह मजबूत थे। शहर के द्वार के ऊपर एक टावर था। यह उस सामान्य शैली जैसा नहीं था जैसा वह अक्सर देखती थी। यह बिल्कुल एक बड़े और चौकोर बंकर जैसा दिखता था। शहर की दीवार के साथ साथ हर 10 मीटर पर एक टावर था, जो शहर के द्वार के ऊपर वाले टावर से थोड़ा ही छोटा था। टावर के चारों कोनों को लहराते झंडों से सजाया गया था, और कवच पहने सैनिक ऊपर पहरा दे रहे थे। सूरज की रोशनी उनके भालों पर पड़ रही थी, जिससे एक चमकदार रोशनी पैदा हो रही थी। गार्ड पोस्ट से गुजरते ही जून हो की वापसी की खबर पूरे शहर में फैल गई। शहर का दरवाजा तुरंत खुल गया, और बख्तरबंद सैनिकों की एक बड़ी सेना शहर के अंदर से सड़क के दोनों ओर खड़ी हो गई। युयांग का बचाव कर रहे डिप्टी जनरल लीडियान ने उनका स्वागत करने के लिए 1 दर्जन या उससे ज्यादा घुड़सवारों को शहर से बाहर निकाला। वेई शाओ ने अपने अधीनस्थों से बातचीत की और फिर लोगों को शहर में ले गए। रास्ते में सैनिकों ने सैन्य सलामी के साथ उनका स्वागत किया। मार्क्विस वापस आ गया है, चिल्लाते हुए पूरे रास्ते से गुजरते हुए अंत में उत्तरी शहर के मध्य में सैन्य गवर्नर के निवास पर पहुंचे। वेई शाओ की वापसी की विशिष्ट तिथि पहले से घोषित नहीं की गई थी, इसलिए उनकी मां मैडम चू को नहीं पता था कि वह आज यहाँ नहीं है। प्रबंधक ने बताया कि 2 दिन पहले श्रीमती चू त्रिन्हजू को नगुसोन के शमन मंदिर ले गई, और वह अभी भी मंदिर में ही है। उसने किसी को रिपोर्ट करने के लिए भेजा, वह शायद जल्द ही वापस आ जाएगा। मैडम चू पूरी तरह से जादूगर पर विश्वास करती थी, और हाल के वर्षों में वह और भी अधिक मोहित हो गई, और अंत में वह अक्सर उससे दोस्ती करने के लिए जादूगर के मंदिर में जाती थी। इससे पहले वह अक्सर उसे अपने घर बुलाती थी, उसकी पूजा करती थी जैसे कि वह कोई देवता हो। वेई शाओ ने उन्हें 2 बार पकड़ा, यह देखकर कि उसके बेटे को यह पसंद नहीं है। उसने उन्हें यहाँ आमंत्रित करना बंद कर दिया और इसके बजाय खुद मंदिर चला गया। हालांकि वेई शाओ बहुत तंग आ चुका था। उसने देखा कि उसकी मां उसकी सलाह नहीं सुनती थी, और वह सैन्य मामलों में व्यस्त था और शायद ही कभी घर पर रहता था, इसलिए वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसके पास आंख मूंद कर उसे अनदेखा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, उसने सुना कि उसकी मां चुड़ैल के मंदिर में गई है।
उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर प्रबंधक से कहा कि वह महिला सेना को पिछवाड़े में सामान व्यवस्थित करने के लिए कहे। अध्याय 20 एक साथ रहना। अनुवादक। भटकती बिल्ली यहाँ वेई परिवार की हवेली में एक महान उत्तरी परिवार की भव्यता और महिमा दोनों है, और इसे ड्यूक या मार्क्विस की शैली में बनाया गया है। मुख्य दरवाजा 3 डिब्बों में खुलता है। ऊपर एक स्तरित हिएटसोन एक छत है, नीचे एक ठोस संगमरमर का फर्श है। मुख्य आकर्षण क्वी-लॉन्ग पैटर्न वाले बीम हैं। दरवाजे के सामने आधे व्यक्ति जितनी ऊंचाई के कांस्य शेरों की एक जोड़ी है। सामने का हॉल विशाल है। पीछे का घर एक दीवार से विभाजित है। आंगन बीच में स्थित है। समग्र लेआउट हवादार और बेहद उज्ज्वल दोनों है। एक हिएटसोन एक प्राचीन चीनी छत वास्तुकला। हिएटसोन को क्यू टिच भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 9 छत रेखाएं हैं। एक मुख्य छत रेखा, 4 छज्जे, 4 सीढ़ी छत रेखाएं। वेई परिवार में सर्वोच्च स्थान पर निश्चित रूप से इस समय वुझोंग शहर में रहने वाली महिला मैडम तू ही है। मैडम तू का निवास उत्तर दिशा में है और वर्तमान में निर्जन है। वेई शाओझोंगशी की मां पूर्व में रहती थी। जियाओ कियाओ को पश्चिम कक्ष में व्यवस्थित किया गया था। पश्चिम कक्ष को कक्ष कहा जाता था। वास्तव में यह एक छोटा सा स्वतंत्र प्रांगण नहीं था, 2 दहलीजों से होते हुए, बड़े प्रांगण और बाएं और दाएं तरफ के कमरों से होते हुए, अंत में सबसे निजी स्थान, शयन कक्ष, बगीचे के कान वाले कमरे तक पहुंचता था, सभी पूर्ण। पश्चिम कक्ष में नौकरानियां लगभग 10 लोग थीं। अब वे सभी मुख्य द्वार के बाहर घुटने टेककर जियाओ कियाओ का स्वागत करने लगी, उन्हें सम्मानपूर्वक लेडी कहकर पुकारने लगी। हालांकि इस बार वे बिना सूचना के वापस लौट आईं, लेकिन अंदर और बाहर के कमरे साफ सुथरे और सुव्यवस्थित थे। अंदर का शयन कक्ष धूल का एक कण भी नहीं था। अब से जियाओ कियाओ को यहाँ लंबे समय तक रहना होगा। जब चुन नियांग ने नौकरानियों के साथ अपना सामान पैक किया, तो जियाओ कियाओ ने देखा कि कमरे में पुरुषों के कपड़ों के कई सेट और कुछ दैनिक जरूरत की चीजें थीं। ऐसा लगता था कि जब वेई शाओ घर पर होता था, तो वह आम तौर पर यहीं रहता था। जब वह अभी भी शिंदू में था, तो दादी झोंग के ठीक सामने वेई शाओ खुलेआम उसके साथ अकेले रहता था, बिना किसी इरादे के इसे छिपाना चाहते हुए। यह देखा जा सकता है कि वह इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि उसका परिवार उन दोनों के बीच के रिश्ते को कैसे देखेगा। इसके अलावा उसने हमेशा जियोकियाओ के प्रति लगातार तिरस्कार दिखाया था, और उसके अनुमान के अनुसार वी शाओ शायद खुद को उसके साथ एक कमरा साझा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। यह स्वाभाविक रूप से उसके जैसी नवविवाहित नू जून के लिए अपमानजनक था। कल तक वह निश्चित रूप से भी परिवार के नौकरों के बीच चर्चा का विषय बन जाएगी। एक पेड़ की छाल होती है, एक व्यक्ति का चेहरा होता है। छाल के बिना पेड़ जीवित नहीं रह सकता, चेहरे के बिना व्यक्ति, हालांकि वह मर नहीं सकता, फिर भी देखने में बहुत बदसूरत है। क्यू सिर्फ एक नश्वर है। यहाँ अभी अभी पहुंचे व्यक्ति को रातों रात दूसरों की नजरों में हंसी का पात्र बनना कौन पसंद करेगा? अगर वह गर्व से अपना सिर ऊंचा करके जी पाती, तो चाहे वह कितनी भी दुखी क्यों न हो, वह खुश रहती। लेकिन ऐसी चीजें ऐसी नहीं थी जिन्हें वह खुद हल कर सकती थी। शायद वेई शाओ की इच्छा थी कि वह उसे मक्खी की तरह मार सके, ताकि वह उसकी दृष्टि में बाधा न बने, इसलिए वह केवल दूर रहने की पूरी कोशिश कर सकती थी। सौभाग्य से उसकी दृष्टि अच्छी थी और वह खुद किसी मृत अंत में नहीं फंसी। शायद यह जियाओ कियाओ का सबसे बड़ा लाभ था। इसलिए उसने जानबूझकर जुआन नियांग से वेई शाओ के बचे हुए सामान को एक तरफ व्यवस्थित करने के लिए कहा, ताकि वे किसी को उन्हें लेने के लिए भेज सकें। वेई शाओ द्वारा उसे प्रबंधक के पास फेंकने के बाद वह पूरे दिन कहीं नहीं दिखी।
वेई परिवार के मालिक को क्याओ परिवार की बेटी के लिए कोई भावना कैसे हो सकती है? नौकर भी ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन सभी नौकरों को शामिल नहीं किया गया था। भले ही पैसे से लोगों के दिल नहीं खरीदे जा सकते थे, लेकिन लोगों को अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर करना मुश्किल नहीं था। शुरुआत में, जब वे अभी भी शिंडू में थे, जिंग पैलेस में अधिकांश नौकर स्थानीय लोग थे। वे युयांग वेजिया की कहानी के बारे में नहीं जानते थे। श्रीमती चुंग के पीछे पीछे चलने वाले सभी नौकर उनसे डरते थे। वे कुछ भी पूछने की बात तो दूर, बोलने में भी हिचकिचा रहे थे। यहाँ पहुँचने और व्यवस्था करने के बाद जुआन नुओंग की लोगों को परखने की क्षमता पर भरोसा करते हुए, जिसे उसने तब से निखारा था जब वह अभी भी क्याओ परिवार में थी, उसने जल्दी से बिंगनू नामक एक नौकर से वेई परिवार और मैडम झो से जुड़ी कई चीजों के बारे में पूछा। वर्तमान विवाह में परिवारों के मिलान पर जोर दिया गया था। विशेष रूप से महान कुलीन परिवारों ने इस मामले को और भी अधिक महत्व दिया। इसलिए वेई जिया की तुलना में लेडी झो के मातृ परिवार का मूल एक विनम्र था। उनके पिता मूल रूप से जुओ काउंटी में सिर्फ एक डुबू दो थे। बाद में वे सेना में शामिल हो गए और अपनी उपलब्धियों के कारण लैंगजियांग के पद पर पदोन्नत हुए। उन्हें उनके दादा वेई शाओ द्वारा बहुत सम्मान दिया गया था। एक लड़ाई के दौरान उन्होंने वेई शाओ के दादा के एक तीर को रोक दिया, जो महत्वपूर्ण स्थान पर लगा और मरम्मत से परे था। दादा वेई शाओ को दोषी महसूस हुआ और भी अधिक आभारी। यह देखकर कि चू परिवार में एक बेटी थी, जिसकी उम्र और शक्ल उनके सबसे बड़े बेटे वेई जिंग के समान थी। उन्होंने दहेज लाया और उसे अपनी पत्नी के रूप में अपने परिवार में शादी कर ली। 2. डुबू संदेशवाहक चू थी के वेई परिवार में प्रवेश करने के बाद उसने 2 बेटों को जन्म दिया। सबसे बड़े बेटे वेई बाओ, शिष्टाचार नाम बाकांग, दूसरे बेटे वेई शाओ, शिष्टाचार नाम ट्रोंगलान। 10 साल पहले उसे अपने पति और बड़े बेटे दोनों को एक साथ खोने का दुर्भाग्य हुआ था। वह दर्द में थी और सदमे से बच नहीं पाई। बाद में वह किसी तरह चुड़ैल के संपर्क में आई और उस पर पूरे दिल से भरोसा किया। मैडम टू का उसके प्रति रवैया हमेशा न तो ठंडा था और न ही गर्म। चू थी भी झोंगशान देश की इस सास से कुछ हद तक डरती थी, और सास और बहू बिल्कुल भी करीब नहीं थी। हाल के वर्षों में, जब से वेई शाओ ने सेना पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, मैडम टू ने कई चीजों का ध्यान नहीं रखा। वह साल के आधे से ज्यादा समय वू झोंग निवास में बिताती थी और सिर्फ श्रीमती चू को यू यांग में हवेली की देखभाल करने के लिए छोड़ देती थी। इसके अलावा श्रीमती चू 18 साल की अविवाहित लड़की झेंग चू यू का पालन पोषण कर रही थी, जो श्रीमती चू की पोती थी। त्रिनाफू एक बार तीनोंग 3 थी, दुर्भाग्य से जल्दी मर गई। वह एक अनाथ लड़की बन गई और उसे अपनी चाची के साथ रहना पड़ा। कुछ साल पहले एक ज्योतिषी ने उसका भाग्य बताया और कहा कि झेंग चुयू झोशी का भाग्यशाली व्यक्ति है। उसके साथ रहने पर झोशी बुराई को दूर कर सकती है और सौभाग्य ला सकती है। उस समय झोशी बीमार थी। झेंग चुयू ने दिन रात उसकी देखभाल की और वह धीरे धीरे ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उसने बिना किसी संदेह के भविष्यवाणी पर विश्वास किया और उससे और भी अधिक प्यार किया। क्योंकि त्रिनसो नोक की पृष्ठभूमि उपयुक्त नहीं थी, वह चाहती थी कि उसका बेटा उसे रखेल के रूप में अपना ले। बस पता नहीं क्यों वेई शाओ स्वीकार करने में हिचकिचा रहा था। इन 2 वर्षों के दौरान चू थी ने अभी भी त्रिनसो नोक को अपने पास रखा, उसके साथ बिल्कुल वेई थियो की उपपत्नी की तरह व्यवहार किया और नौकरों ने भी उसे त्रिन सुंदरी कहा। 3. तीनोंग कृषि के प्रभारी अधिकारी नुक्वान, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं
कि वेई हो की उम्र 20 साल से अधिक है और उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। इस खूबसूरत महिला त्रिनह के अलावा वास्तव में उससे पहले एक और व्यक्ति था। जुआन नियांग ने ज्याओ कियाओ के कान में झुककर बोलना जारी रखने ही वाला था जब बिंगनू नाम का डिप्टी जल्दी से संदेश देने आया, यह कहते हुए कि मैडम चुन गुसोन से हवेली में लौट आई है और नाम क्वान भी लौट आया है। नु क्वान को एक साथ बड़ों को सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया है। जुआन नियांग रुक गया। ज्याओ कियाओ ने अपने कपड़े जल्दी बदल लिए थे, इसलिए उसे अपने कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने आईने में नजर डाली और फिर जुआन नियांग द्वारा तैयार किए गए बेहद अच्छी तरह से सिलवाए और कढ़ाई किए हुए कपड़े लिए, दरवाजा खोला और बाहर चली गई। वेई शाओ ईस्ट रूम की ओर जाने वाले गलियारे के मोड़ पर खड़ा था, शायद उसका इंतजार कर रहा था। सामान्य दिनों में युद्ध कवच को छोड़कर ऐसा लगता था कि उसके आकस्मिक कपड़े केवल एक ही रंग के होते थे, नीला। टिनडो में रहते हुए टियो क्यू ने कई बार उनसे मुलाकात की। उन्होंने देखा कि वह हमेशा गहरे नीले रंग के कपड़े पहने रहते थे। सौभाग्यवश उसका चेहरा देखने में आसान है, इसलिए वह बूढ़ा नहीं दिखता। अब उसने गहरे नीले रंग का सूट भी पहना हुआ था, लेकिन जियाओ कियाओ के कपड़ों की तुलना में यह ढीला दिख रहा था। उसकी कमर के चारों ओर सफेद जेड से जड़ी एक चौड़ी बेल्ट थी, जो उसकी पतली कमर और चौड़ी पीठ को उभार रही थी। उसकी पीठ सीधी थी। तभी हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा, जिसने उसके लंबे लबादे की आस्तीन के एक कोने को ऊपर की ओर मोड़ दिया, जिससे वह फड़फड़ाने लगा, जिससे युद्ध के लबादे की कठोर और भयंकर उपस्थिति कम हो गई। इसके विपरीत यह थोड़ा अधिक सुरुचिपूर्ण और अनियंत्रित लग रहा था। वास्तव में जब से बिंगनू ने जियाओ कियाओ को संदेश दिया था, तब से अब तक ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से ज्यादा नहीं बीता था। आंगन का रास्ता छोटा नहीं माना जाता था और आगे पीछे जाने में भी कुछ समय लगता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया। उसने कदमों की आहट सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और उसे आते देखा। वह मुड़ा और सीधे पूर्वी कमरे की ओर चल पड़ा। उसके कदम बहुत तेज थे। उसके लंबे पैरों के साथ वह पहले से ही टियो क्यू से कुछ दूरी पर था। पहले तो टियो क्यू ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन वह वास्तव में उसके साथ नहीं चल पा रही थी। इसलिए उसने दूसरे व्यक्ति की पीठ की ओर देखते हुए कहा, पति, क्या आप थोड़ी धीमी गति कर सकते हैं? वेई शाओ थोड़ा हैरान हुआ। वह रुका, अपना सिर झुकाया और उसकी तरफ देखा। जियाओ कियाओ ने अपनी स्कर्ट उठाई, उसके साथ चलने के लिए कुछ तेज कदम उठाए और हल्की मुस्कान के साथ आगे बोली, आज मुझे अपने बड़ों को सम्मान देना है, इसलिए मैंने औपचारिक कपड़े पहने हैं। स्कर्ट थोड़ी संकरी है, जिससे चलना काफी असुविधाजनक है। मेरे पति मुझसे एक सिर लंबे हैं और उनके कदम भी लंबे हैं। अगर मैं तेज चलती तो मैं सिर्फ दौड़कर उनसे आगे निकल पाती। आज वह उसके बगल में खड़ी थी। उसका सिर सिर्फ उसके कंधों तक पहुंच रहा था। अगर बाद के युगों में इस तरह की लंबी और छोटी कद काठी को प्यारी बेमेल चॉपस्टिक का सुंदर नाम मिलता, लेकिन अब जियाओ कियाओ के सिर पर गिरना इतनी सुंदर कहानी नहीं थी। वी शाओ ने उसे ध्यान से देखने के लिए मुड़कर देखा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने अपने होठों को सिकोड़ा। उसके होठों के कोने स्वाभाविक रूप से थोड़े ऊपर उठे। उसकी स्पष्ट आंखें उसे देखकर मुस्कुराती हुई लग रही थी। वास्तव में वी शाओ वास्तव में समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा, लेकिन किसी कारण से उसके सामने वह अपना चेहरा नहीं हटा सका। अंत में वह अनिच्छा से उसकी बात पर सहमत हो गया। उसकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर और ठंडी हो गई। उसने अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया, उसे अपने पीछे आने का संकेत दिया,
घूम गया और आगे बढ़ना जारी रखा। इस समय उसके कदम वास्तव में बहुत धीमे थे। ज्यो कियाओ भी आसानी से उसके साथ चल रही थी, ईस्ट रूम की ओर चल रही थी। ईस्ट रूम से 20 से कम नौकर नहीं थे। सभी गलियारे के दोनों ओर खड़े थे। दूर से वेई शाओ को जियो कियाओ का नेतृत्व करते हुए देखकर वे सभी उसका स्वागत करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। टियो कियू ने आश्चर्य, जिज्ञासा या तिरस्कार की निगाहें पीछे छोड़ दी और वेई शाओ के पीछे उस बड़े घर में पहुंच गया जहां मैडम चू रह रही थी। कमरा भव्य और खूबसूरती से सजाया गया था और हवा में कस्तूरी की तेज खुशबू फैली हुई थी। वेई शाओजो की मां के लौटने के बाद उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और अब वह छोटे बिस्तर के ऊपर रखी छोटी शीशम की मेज के पीछे सीधी बैठी थी। इस साल वह 40 साल की हो गई, थोड़ा मोटा, फूलों की पोशाक पहने हुए, हरे जेड हेयरपिन। जब वह छोटी थी तो वह एक सुंदरता रही होगी। अब भी उसका चेहरा अभी भी बेहद गरिमामय था, लेकिन शायद इसलिए कि वह गंभीर होने की आदी थी। उसके होठों के कोने थोड़े लटके हुए थे। उसके मुंह के दोनों किनारे गहरी झुर्रीदार थीं, जिससे वह न केवल अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी, बल्कि अभिमानी अभिव्यक्ति भी थी। उसके नीचे एक लड़की हल्के बैंगनी रंग की पोशाक पहने हुए थी, लगभग 17 या 18 साल की। उसकी पोशाक ने उसकी गोरी त्वचा को उजागर किया, साथ ही उसकी उपस्थिति को भी बढ़ाया, जिससे वह अधिक से अधिक सुंदर लग रही थी। उसने वेई शाओ को अंदर आते देखा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। वह जल्दी से छोटे से स्टॉल से उठ खड़ी हुई, उसे प्रणाम किया। उसे धीरे से चचेरा भाई कहा। उसका व्यवहार कोमल था, उसकी आवाज कोमल थी। वेई शाओ ने उदासीनता से उत्तर दिया। लड़की ने अपना सारा ध्यान मेकअप करने में लगा दिया था और यह देखकर कि उसने उसे नोटिस नहीं किया था, उसकी आंखों में एक अस्पष्ट निराशा चमक उठी। तुरंत बाद उसने टियो कियू की ओर देखा। उसकी आंखें अचानक थोड़ी जम गईं। टियो कियू को पता था कि यह लड़की तृन्ह सुंदरी वेई शाओ की चचेरी बहन होनी चाहिए। उसने हल्के से नजर घुमाई, फिर वेई शाओ के पीछे मैडम चू के स्टॉल पर चली गई, एक तरफ अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी हो गई। टियो कियू के अंदर आने के बाद मैडम चू ने उसे न देखने का नाटक किया। वह अपने बेटे को देखकर केवल खुशी से और आत्मीयता से मुस्कुराई, उसे अपने पास बैठने के लिए इशारा किया, उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा, फिर उसके हाथ को सहलाया, अपने बेटे के लिए दिल का दर्द और दया महसूस की जो आधे साल से गायब था और अब काला और दुबला हो गया था। उसने उसके दैनिक जीवन, खाने पीने, सोने के बारे में भी पूछा और अंत में उसकी सैन्य स्थिति के बारे में पूछा। वेई शाओ ने कुछ वाक्यों का संक्षेप में उल्लेख किया और उसने आह भरते हुए कहा, मेरे जैसी महिला। हालांकि मैं सैन्य मामलों को नहीं समझती, आप जो भी कहेंगे वह आसानी से हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि आप जो कहते हैं वह बेहद खतरनाक है। स्ट्रोंग लैन, आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। वेई शाओ ने कुछ वाक्यों के साथ मैडम झो को धीरे से आश्वस्त किया। मैडम झो ने सिर हिलाया। हालांकि दुनिया खतरों से भरी है, आप एक भाग्यशाली व्यक्ति और एक प्राकृतिक जनरल हैं। आपको निश्चित रूप से देवताओं और मनुष्यों का संरक्षण प्राप्त होगा। मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि लोगों के दिल चंचल हैं। जब वह आई तो उसने जियो कियाओ को जो पहली नजर दी, वह घृणा और घृणा से भरी थी। स्ट्रोंग लैन, अगर तुम्हारे पिता ने उस साल गलत व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया होता, तो वे आज इस दयनीय स्थिति में नहीं होते। मुझे आज भी उस साल तुम्हारे माता पिता की मौत याद है। मेरा दिल ऐसे दुखता है जैसे उसे काटा जा रहा हो। हर रात मैं थोड़ी सी भी नींद नहीं ले पाता। काश मैं अपने दुश्मन की नसें और चमड़ी खींच सकता।
तुम्हें उस वर्ष की गलतियां याद रखनी चाहिए, भोले मत बनो। वाक्यांश: शत्रु की नसें उखाड़ो और उसकी खाल उधेड़ दो। वह अपने दांत पीसती हुई लग रही थी, एक एक करके प्रत्येक शब्द कह रही थी। जियाओ कियाओ को घूरती हुई निगाहें न केवल घृणा और घृणा से भरी थीं, बल्कि उनमें क्रूरता का भी संकेत था, मानो वह वास्तव में उसकी खाल उधेड़ना चाहती हो। जियाओ कियाओ ने मैडम झो से घृणा करने के लिए खुद को मानसिक रूप से पहले से ही तैयार कर लिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने अपनी घृणा और घृणा को इस हद तक नहीं छिपाया। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया था। उसका दिल तैयार नहीं था। इस समय वह कांपने से खुद को रोक नहीं सकी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी उंगलियां ठंडी हो गईं। वेई शाओ ने जियाओ कियाओ को देखा और मैडम झो से कहा, बेटा अपनी सीमा जानता है, माँ को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने फिर कहा, माँ आज ही पहाड़ों से लौटी हैं, यात्रा से थक गई होंगी। आपका बेटा और नई पत्नी आपको प्रणाम करेंगे, फिर माँ को भी जल्दी आराम कर लेना चाहिए। बोलने के बाद वह खड़ी हुई और मैडम चू के स्टॉल के ठीक सामने बिछी घुटनों वाली चटाई पर चली गई। जियाओ कियाओ ने अपना संयम वापस पाया और जल्दी से दूसरी चटाई पर चली गई। उस आदमी के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। मैडम चू को प्रणाम किया। मैडम चू का चेहरा उदास था। उसकी आंखें सिर्फ अपने बेटे को देख रही थी। जियाओ कियाओ पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। जियाओ कियाओ ने उसे प्रणाम करना समाप्त कर दिया, लेकिन खड़ी नहीं हो सकी। नियमों के अनुसार उसने अपने हाथों को ऊपर उठाकर सुई और धागे का सेट पेश किया, जो उसने तैयार किया था। उन्हें अपने सिर के ऊपर ऊंचा रखते हुए, किसी के आने और उन्हें लेने की प्रतीक्षा में। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों को बहुत देर तक ऊपर उठाया, लेकिन फिर भी कोई हरकत नहीं हुई। जब तक उसकी बाहें दर्द करने लगी और वह उन्हें उठा नहीं सकती थी, तब तक वह अपने दांत पीसती रही और दृढ़ रही। उसके बगल से एक हाथ आगे बढ़ा, उन्हें उठाया और मैडम चू की दुकान के सामने रख दिया। माँ, अगर और कुछ नहीं है, तो हम पहले विदा लेंगे। वेई शाओ की आवाज गूंजी। जियाओ कियाओ ने अपना हाथ छोड़ा और घुटनों के बल बैठे कुशन से उठ खड़ी हुई। वह बस चली गई। तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैडम चू ने ठंडे स्वर में कहा। टियू कियू ने स्टॉल पर बैठे व्यक्ति को प्रणाम किया, चुपचाप मुड़कर बाहर चला गया। घोक नहीं, तुम भी बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे चचेरे भाई से कुछ कहना है। मैडम चू ने झेंग चुयू को देखा जो उसके बगल में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी और कहा। झेंग चुयू ने वेई शाओ को देखा, धीरे से हाँ में जवाब दिया। उसने झुककर प्रणाम किया, फिर वह भी बाहर चली गई। झोंगलिन, क्या आप उसे कल पारिवारिक मंदिर ले जाने की योजना बना रहे हैं? कमरे में सिर्फ माँ और बेटा ही बचे थे, इसलिए श्रीमती चू ने तुरंत पूछा। वेई शाओ भावशून्य रहे और उन्होंने जवाब दिया, यह कैसे संभव है? ऐसा लगा कि श्रीमती चू ने भी राहत की सांस ली। वह गुनगुनाई, यह अच्छी बात है। माँ ने सोचा होगा कि तुम उस सुंदर महिला की सुंदरता पर मोहित हो गए हो और उस वर्ष तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे प्रति जो द्वेष रखा था, उसे भूल गए हो। अभी मैं आपको थोड़ा असहज करना चाहता था। आप इतने शांत हैं, मेरी ओर से उपहार स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा कौन चाहेगा? इसे देखकर ही मेरी आंखें गंदी हो जाती हैं। वेई शाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। सब कुछ संयम में होना चाहिए। बेटे को अभी भी काम करना है। वह हमेशा उसके साथ यहाँ नहीं रह सकता। अगर माँ को यह पसंद नहीं है, तो इसे फेंक दो, काट दो, जो भी माँ चाहे करो। मैडम चू ने देखा कि उसका बेटा दुखी लग रहा था, इसलिए उसने खुद को सुधारा। इस यात्रा पर निकले हुए आपको आधा साल हो गया है। गोकनी को हमेशा आपकी याद आती थी।
आज रात आज रात आपका बेटा क्यूनू के कमरे में रहेगा। वेई शाओ ने मैडम झो को बीच में टोकते हुए कहा, माँ, मैं आपको आखिरी बार याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे चचेरे भाई के लिए मेरे मन में कोई भावना नहीं है। माँ को एक उपयुक्त परिवार ढूंढना चाहिए। मेरे चचेरे भाई की जल्द ही उचित तरीके से शादी कर देनी चाहिए। अपनी जवानी बर्बाद करने से बचना चाहिए, बाद में पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। मैडम चू ने गुस्से से अपने बेटे को देखा। काफी देर बाद उसने गुस्से से कहा, अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हें पालने के लिए कष्ट सहे, और अब तुम मेरी इस तरह से सेवा कर रहे हो। मैंने तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैं बस चाहता था कि तुम एनजीओसी नहीं को अपने कमरे में ले जाओ। पिता और पुत्र एक ही वंश के हैं। आज केवल एक बेटा बचा है। अब वह 22 का है। अब जवान नहीं रहा। अब तक कोई संतान या पोता पोती नहीं है। अंत में एक पत्नी से शादी की और यह कियाओ परिवार की बेटी है। मैं आपकी दादी को नहीं हटा सकता, वह प्रभारी है। मैं केवल इसे स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे दुश्मन की बेटी वेई परिवार की समृद्धि में कैसे मदद कर सकती है? जल्दी या बाद में सेवानिवृत्त होना ही होगा। आखिर गोकन्ही को क्या हो गया है कि तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाना चाहती हो? ऐसा लगता है जैसे श्रीमती चू को अचानक कुछ याद आ गया। उसकी आंखें भयंकर रूप से चौड़ी हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब भी हमेशा के लिए टूनू को याद करते हो? अगर तुम शादी को टालते रहे तो भूल जाओ। अगर तुम मुझसे रखेल रखने को कहोगे तो मैं 5-7 बार मना कर दूंगा। वेई शाओ की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। उसकी अभिव्यक्ति भी ठंडी हो गई। उसने उदासीनता से कहा, माँ बहुत ज्यादा सोच रही है। बेटा साल भर बाहर रहता है, सारा दिन सैन्य कार्यों में व्यस्त रहता है। ऐसे में उसके पास सांसारिक मामलों के बारे में सोचने का समय कैसे हो सकता है? सोन गोक की कहानी को अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी काम है, पहले मैं छुट्टी लूंगा। माँ को भी जल्दी आराम करना चाहिए। गुई थियू ने श्रीमती चू को प्रणाम किया और फिर जाने के लिए मुड़ी। श्रीमती चू ने अपने बेटे की पीठ पर नजर डाली। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अचानक उसकी नजर सुइयों के सेट पर पड़ी जिसे ट्यू कियू ने अभी अभी लगाया था। अभी भी स्टाल पर बरकरार था। उसने उसे उठाया, अपने दांत पीसते हुए और कैंची से उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर उस चीज और कैंची दोनों को जमीन पर फेंक दिया। जुआन नुओंग ईस्ट रूम के बाहर आंगन में ट्यू कियू का इंतजार कर रही थी। उसे बाहर आते देख उसने जल्दी से उसका स्वागत किया और चुपचाप उसके साथ वापस चली गई। आखिरकार बेडरूम में वापस आकर उसने नौकरों को जाने के लिए कहा। तभी उसने अभी अभी हुई घटनाओं के बारे में पूछा। ट्यू कियू शांत हो गई थी। उसने जुआन नुओंग से कुछ भी नहीं छिपाया। श्रीमती चू के कमरे में हुई घटनाओं को संक्षेप में बताया। जुआन नुओंग लंबे समय तक चुप रही। उसने कहा, नू क्वान, मैडम नू क्वान से बहुत नफरत करती हैं। उसे खुश करना चाहती हैं। मुझे डर है कि कोई रास्ता नहीं है। अब हम केवल श्रीमती तू पर ही भरोसा कर सकते हैं। यदि मैडम तू वही होती तो नू जुन। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर ट्यू कियू के कान के पास झुकी और फुसफुसाई। क्या नू जुन ने कभी भी वेई हो की सुरक्षा पाने के लिए उसकी सेवा न करने के बारे में सोचा है? अतीत में शिंडू में मैंने महसूस किया कि यद्यपि वेई हो पुरानी नफरत के कारण नू जुन के प्रति ठंडा था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में आनंद लेता था। नहीं, वह एक महान खलनायक था। आज मैंने बिंगनू से सुना कि वेई हो को साल में शायद ही कभी यहाँ रहने का समय मिलता है। मैडम आपसे इतनी नफरत करती हैं। अगर मैडम तू भी आपसे नफरत करती हैं, तो जब वेई हो चले जाएंगे तो नू जुन यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? ट्यू कियू ने जुआन नुओंग को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि अचानक उसके दिमाग में यह विचार आया।
जुआन नुओंग ने प्यार से उसके लंबे बालों को सहलाया और आह भरते हुए कहा, जब मैं अभी भी टिंडो में था तो मैं मूल रूप से नू क्वान को सलाह देना चाहता था। टाई को भी पता है कि यह नू क्वान के लिए गलत है। जुआन नुओंग एक मूर्ख है। नू क्वान जुआन नुओंग से 100 गुना अधिक चतुर है। अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे उम्मीद है कि नू क्वान मुझे दोष नहीं देगा। टियो कियू ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हो। हम अभी अभी पहुंचे हैं, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम श्रीमती तू से मिलते हैं तब तक प्रतीक्षा करें और फिर बात करें। वह मुस्कुरा दी। दरअसल आज टियो कियू को बहुत थकान महसूस हुई, लेकिन शाम के समय श्रीमती चू से हुई मुलाकात ने उसे पूरी रात जगाए रखा। अचानक उसे दाई कियू की याद पहले से कहीं ज्यादा आने लगी। बिस्तर पर अकेली लेटी हुई, करवटें बदलती हुई, वह अपने पिछले जीवन के बारे में सोच रही थी। कभी कभी शादी की रात को दाई कियू को भी मेरी तरह वेई थियू के आदमियों द्वारा nguडुओं के पास वापस भेज दिया जाता था। बात बस इतनी सी है कि रास्ते में उसे मेरी तरह कोई दुर्घटना नहीं झेलनी पड़ी और अंत में वह अकेली ही यहाँ आ गई। जब उसे अकेले मैडम चू का सामना करना पड़ा और आज मेरे जैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो उसने अंततः उन पर कैसे काबू पाया? फिर उसके बाद के अनगिनत दिनों और रातों के दौरान उसे कितना अकेलापन सहना पड़ा, आखिरी क्षण तक, जब उसके पति ने केवल नाम के लिए उसे छोड़ दिया, उसे एक अन्य महिला को अपनी रानी बनाते हुए देखा और फिर वह निराशा और दुहक में डूब गई और अपना जीवन समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर ली। हालांकि वह जानती थी कि इस जीवन में उसे अपनी बहन जैसी दुखद नियति का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके दिल में टियो कियू अभी भी दुखी और घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही खुश भी थी कि पिछले साल के आखिरी कुछ महीनों में उसने इतना सही फैसला लिया था। बस अब वह वास्तव में दाई कियू को फिर से देखना चाहती थी, वास्तव में जानना चाहती थी कि उसकी बहन कहाँ है, उसने अपने प्रेमी बी ट्रे के साथ अपने दिन कैसे बिताए। दरवाजे के बाहर अचानक कदमों की एक श्रृंखला आई, जो कुछ हद तक जानी पहचानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था वेई शाओ थे। अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने सामान लाने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। शायद उसे इसकी जरूरत नहीं है, या शायद वह इसे खुद ही प्राप्त कर लेगा। टियो कियू को थोड़ा संदेह हुआ। बाहर का शोर सुनकर मुख्य दरवाजे को धक्का देकर खोला गया, लेकिन क्योंकि उसने दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए वह उसे धक्का देकर नहीं खोल सकी। महिला सेना, मार्क्विस आ गया है। जुआन नू की आवाज गूंजी। टियो कियू आश्चर्य से उछल पड़ा। यह वही था। यहाँ आओ, उसने जवाब दिया। जल्दी से उठकर बैठ गई, अपने कपड़े पकड़े और उन्हें पहन लिया, फिर जल्दी से अपनी शर्ट कसी, अपनी बेल्ट बांधी और दरवाजा खोलने के लिए किनारे चली गई। निश्चित रूप से वेई शाओ बाहर इंतजार कर रहा था। जुआन नूंग जल्दी से अंदर चली गई। उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव था। उसने टियो कियू से फुसफुसाते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत अप्रत्याशित था। जबकि जियो कियाओ अभी भी आश्चर्य से भरा हुआ था, वी शाओ पहले ही अंदर कदम रख चुका था। उसका चेहरा थका हुआ था क्योंकि वह सीधे बाथरूम में चला गया। उसने कहा, मेरे कपड़े अंदर लाओ। उसने 2 कदम उठाए, अचानक अपने कपड़ों और दैनिक आवश्यकताओं पर नजर डाली जो मेज पर बड़े करीने से व्यवस्थित थे। वह रुक गया और धीरे से अपना सिर घुमाया, जियो कियाओ की ओर देखा। जियो कियाओ का चेहरा अचानक काला पड़ गया। वह जल्दी से उसके सामने ब्लॉक करने के लिए चली गई, यह समझाने की कोशिश कर रही थी जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। नौकर ने कहा कि कोई भी लंबे समय से यहाँ नहीं रहता था। मुझे कीड़ों और फफूंद से डर लगता था।
इसलिए मैंने किसी को दिन के दौरान इसे साफ करने के लिए कहा, फिर अस्थायी रूप से अपने कपड़े यहाँ रख दिए। मैं उन्हें अभी वापस रखना भूल गया। वी शाओ अभी भी उसे घूर रहा था। वह थोड़ी हतोत्साहित थी, उसकी आवाज भी कम और कम होती जा रही थी। समझाने के बाद उसने देखा कि वह अपने होठों को सिकोड़ रहा था, एक ऐसा भाव जिससे वह कुछ हद तक परिचित थी। इसे वापस रख दो, अब से मैं यहीं रहूंगा।